चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यानी अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक। यहां पर हम बेसिकली जो बात करेंगे इस पूरे चैप्टर का मजमून ये है कि कंपनी का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आगमन होता है और उसके बाद कैसे कंपनी एक शुरुआती केवल व्यापारिक कंपनी से बदल के एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेती है इस सब कॉन्टिनेंट में। इसकी कहानी आप सुनिए। हुआ यह था कि ये जो साहब देख रहे हैं आप, इनका नाम है औरंगजेब। ये औरंगजेब है जो आखिरी मुगल रूलर थे, जो सबसे पावरफुल थे। इसके बाद जितने भी रूलर आए या मुगल एम्परर आए, चाहे आप उसमें फारूक सियर ले ले, शाह आलम ले ले, और यहां पर आप बहादुर शाह जफर को देख रहे हैं, ये आखिरी थे। तो ये उतने पावरफुल नहीं थे जिस तरीके का नाम अगर आप अकबर का लेंगे, अगर आप जहांगीर का लेंगे, उनका मिलेगा आपको यहां पे। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो हुआ ये कि बहुत सारे जो मुगलों ने गवर्नर बनाए हुए थे, बहुत सारे मुगलों के जो सूबेदार थे और बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने अपना पावर, अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार ये जताना शुरू किया, बताना शुरू किया, या ये कहिए कि अपना जो इनका किंगडम था, जहां के ये सरदार थे, वहां पर अपना पावर बढ़ाना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि जो दिल्ली, जिसको हम उस जमाने में मुगलों का सेंटर पॉइंट मानते थे, या कहें कि जहां से पूरी सत्ता चलती थी पूरे मुगल साम्राज्य की, अब वो सेंटर पॉइंट नहीं रह सका। दिल्ली सेंटर पॉइंट नहीं रह सका, जो इफेक्टिव सेंटर जिसे कहते हैं। अगर मैं 18वीं शताब्दी के आपको उत्तरार्ध में ले जाऊं, इसका मतलब मैं 1750 के आगे की बात कर रहा हूं। यहां पर एक नई पावर, एक नई शक्ति हमारे हिंदुस्तान के बादल में छाई, या कहें कि हॉरिजॉन में आई, या ये कहें कि एक ऐसी शक्ति आई जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, और वो शक्ति थी ब्रिटिश। ब्रिटिश, यूके, इंग्लैंड, जिस नाम से आप जानते हैं, आप इसको अंग्रेज भी कह सकते हैं। ये शुरुआती दौर पे जब आए, ओरिजिनली अगर यहां क्लियरली बताया गया है कि ये आए थे, बहुत एक छोटी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, यानी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ट्रेडिंग कंपनी क्या होती, व्यापार क्या होता है कि लोग सामान यहां से खरीदेंगे। जैसे कोई सामान है, इसको एक जगह से लिया, मतलब यहां तक आए, लिया, मान लीजिए ये आपका 100 रुपए में लिया और इसको बेच दिया कहीं जाके 150 में, तो मान लीजिए इनका लागत लगती है करीबन 20 रुपए, तो 30 रुपए का इनको फायदा हो गया। यही ट्रेड होता है। और शुरुआती दौर में इनका कोई भी विचार नहीं था, कहीं भी विचार नहीं था कि ये साम्राज्य बनाएंगे या फिर ये यहां पर पावर अपना दिखाएंगे। यानी कि इसमें कहा गया है रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, यानी ये किसी भी तरीके से उस अपना राज काज स्थापित करने के मूड से नहीं आए थे। अब सवाल उठता है कि जब इस मूड से नहीं आए थे, तो फिर कैसे ये इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए, या कहें अंग्रेज इतने बड़े साम्राज्य कैसे स्थापित कर पाए। यहां पर आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा। ये साहब है बहादुर शाह जफर साहब, इनको यहां देख रहे हैं आप, क्या हालत है। बहुत दुख की बात है कि हुआ ये कि औरंगजेब के बाद, जैसे मैंने बताया, कोई पावरफुल रूलर तो रहा नहीं, लेकिन उसके बाद भी जो मुगल एम्परर है वो तो रहे, पावर उतना नहीं रहा, उतना उनकी जो समृद्धि है उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी आते तो रहे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 1857 में। इसके बारे में बहुत हम गहन चिंतन करेंगे, बहुत इसके बारे में हम विचार करने वाले हैं। तो 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। और ये जो 1857 का विद्रोह था, इसमें जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने आप इस मुगल एम्परर को, यानी कि जो बहादुर शाह जफर है, उनका हालात आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको अपना नेता मान लिया, क्योंकि कोई ना कोई तो लीडर चाहिए था। कोई भी आंदोलन को चलाने के लिए, कोई भी विरोध को चलाने के लिए कोई ना कोई तो लीडर होना चाहिए। तो बहादुर शाह को
बना लिया इन्होंने अपना लीडर। तो जब ये 1857 का विद्रोह कुचल दिया गया, ब्रिटिश ने इसको कुचल दिया, उसके बाद बहादुर शाह जफर को, यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं वही दिखाना चाह रहा मैं आपको, इनको पकड़ लिया गया और उसके बाद इनको भेज दिया गया यहां से, हिंदुस्तान से रंगून या जो भी इलाका, इनको मतलब बेसिकली यहां से इनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उससे पहले जब इनको पकड़ा गया तो आप यहां देख रहे हैं, ये साहब हैं कैप्टन हडसन। क्या नाम है? कैप्टन हडसन। इन्होंने इनको पकड़ा और इनके जो बेटे थे, ये तो आपके आखिरी हुए ना, मुगल साम्राज्य के राजा कह सकते हैं, एम्परर कह सकते हैं, सम्राट। लेकिन इनके जितने बेटे थे उनको पकड़ के उनके सामने इनको मार दिया गया, इन्हीं के सामने मार दिया गया। तो एक बड़ा अच्छा शेर है इनके लिए कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। मतलब कि इतना बदनसीब था यह मुगल सम्राट कि जो जमीन चाहिए होती है दफनाने के लिए, वो भी इनको अपने देश में नहीं मिल सकी। इससे पहले कि मैं यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करूं, आपको मैं जरा दिखा देता हूं कि हम एक्चुअल जगह कौन सी बात कर रहे हैं। ये है ब्रिटिश, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड। तो इसमें आप स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को साथ मानिएगा क्योंकि एक ट्रीटी हुई थी, तो आप उन दोनों को मिला के आप समझ लीजिए कि अंग्रेज है। हुआ ये कि ये व्यापार करने आते थे। कहां से आते थे? यहां पर ये जो नहर है, सुएज नहर है, ये उस जमाने में तो खुली नहीं थी, या उस जमाने में इसका इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। बहुत शॉर्ट इलाका यहां से दिख ही रहा है आपको। लेकिन अगर ये यहां से आते तो बहुत जल्दी आ जाते, लेकिन ये ऐसे आते थे। और इनके अलावा और भी शक्तियां थी यहां पर जिनका मैं नाम लूंगा, वो सारी शक्तियां यहां से आती थी, जिसमें फ्रेंच होंगे, डच होंगे, फ्रांसीसी होंगे। वो सब आते थे और केवल एक काम के लिए आते थे, वो इधर उधर जाते थे कि भाई यहां पर आए। यहां केवल हिंदुस्तान में नहीं आते थे, वो हर जगह जाते थे। हिंदुस्तान में भी आते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आते थे, और यहां पर आके वो ट्रेड करते थे। अब मैं आपको नाम लूंगा किस किस चीज का ट्रेड करते थे। तो ये हम इलाके की बात कर रहे हैं। तो हुआ ये, इसको देखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, ईस्ट इंडिया। हुआ ये था कि 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको एक चार्टर के तहत, जो ये महिला आपको दिख रही है, इनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ वन। तो जो क्वीन एलिजाबेथ है, इन्होंने इनको पूरे राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए, एकाधिकार कहेंगे इसको, सोल राइट कहेंगे। एक अधिकार दे दिया कि अब आप एक काम करिए, जो ईस्ट पार्ट है, मतलब ये जो ईस्ट वाला पार्ट है, यदि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इंग्लैंड के हिसाब से तो ये होगा। तो इंग्लैंड का जो ईस्ट भाग है, ये सारा जो भाग आ रहा है, इस भाग की जितने भी व्यापार है, उसका सोल राइट, एकाधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, या अब मैं आगे केवल कंपनी ही बोलूंगा, तो इस कंपनी के अलावा और कोई भी इंग्लैंड की कंपनी, कोई भी यहां की कंपनी अब इस इलाके में व्यापार नहीं कर सकती। मतलब पूरे राइट इनको मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है। बेसिक क्या काम था? उनका काम था ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब यह है, जैसे मैंने बताया, कि सामान खरीदना, सस्ते दाम से यहां से सामान खरीदा और यहां पर लाके उसको, यहां या फिर यूरोप में आके उसको महंगे दामों में बेच दिया और उससे फायदा कमा लिया। तो यहां पर एक मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी, मर्केंटाइल का नाम दिया गया, इसको हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक। तो मर्केंटाइल का मेन काम यही होता था, जैसे मैंने आपको बताया, कि 100 रुपए की चीज ली, 150 में बेच दी, 20 रुपए की लागत आई थी, 30 रुपए फायदा होंगे। तो इस तरीके से कई सामान खरीदना और जहां पर उसकी जरूरत है वहां जाके बेचना। तो ये जो मर्केंटाइल कंपनीज थी उस जमाने में, ये तभी आगे बढ़ सकती थी जब दूसरी कंपनी हो, जैसे मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, कोई और कंपनी होगी, मैं C1 मान लेता हूं, कोई और C2 होगी, तो ये तभी राज कर सकती थी। या ये कहे, राज तो नहीं कहूंगा मैं, ये गलत हो गया, क्योंकि राज वो बाद में आएगा, वो शब्द बाद में आएगा। ये तभी अपना व्यापार बढ़ा सकती थी या व्यापार कर सकती थी, या कहे कि प्रॉफिट बना सकती थी, जिसे कहते हैं कि मुनाफा कमा सकती थी, जब ये C1 और C2 के को हटा सके मार्केट से या उनसे कंपीट कर सके। लेकिन यहां पर एक समस्या आ गई। समस्या ये थी
कि ये जो चार्टर मिला था, जो क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर के तहत इनको सारा एकाधिकार दे दिया था, वो चार्टर तो केवल इंग्लैंड के लिए था ना, यूके के लिए था। बाकी का क्या, यूरोप में तो फ्रेंच भी है, यूरोप में तो आपके पोर्चुगीज भी है, तो वो तो आ सकते थे, उनको तो कोई रोक नहीं थी। ये तो इंग्लैंड की बात थी ना, इंग्लैंड की कंपनी को इन्होंने अलाउ कर दिया। लेकिन बाकी कंपनियों का क्या, तो यूरोपियन कंपनीज भी तो आ रही थी यहां पर। तो जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चलती, और केप ऑफ गुड होप, ये एकदम आखिरी पॉइंट है आपके, साउथ अफ्रीका में भी आता है, ये अफ्रीका का एकदम लास्ट पॉइंट है। तो जब यहां से होते हुए, क्योंकि इतना रुकना पड़ता है यहां पर रुक के ये जब तक यहां तक आए, तब तक जो पोर्चुगीज है, पुर्तगाली जो पोर्चुगीज हैं, वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में, या हम ये कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ चुके थे। कहां आ चुके थे? आ चुके थे, अपनी उन्होंने उपस्थिति दर्ज भी करा दी, और गोवा में अपने उन्होंने ठिकाना भी बना लिया। इससे पहले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती, ये ऑलरेडी आ चुके थे। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है, देखिए अगर हम ये माने पूरा, तो ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट है, ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट है। यहां पर ये गोवा में ऑलरेडी आ चुके थे पोर्चुगीज। बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इनफैक्ट जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा साहब ये पुर्तगाली ही है, ही वॉज अ पोर्चुगीज, पुर्तगाली आदमी है, पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे, यानी ये एक तरीके से डिस्कवरर थे जगहों के। इन्हीं ने जो हिंदुस्तान, या कहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रूट, रास्ता इन्हीं ने इजाद किया। ये कहे, इजाद तो नहीं कहूंगा, इन्होंने डिस्कवर किया, इजाद मतलब होता है इन्वेंशन, इन्होंने डिस्कवर किया, वो ऑलरेडी था रास्ता, और उन्होंने उसको पहचाना और आगे लोगों को बताया। तो ये कब किया इन्होंने? 1498। फिर से समझिएगा, पुर्तगाली वास्को डी गामा साहब ने हमारे भारत के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो रास्ता है यूरोप से, वो 1498 में लोगों को बताया, या इन्होंने इसको डिस्कवर किया। ठीक, उसके बाद क्या, किन की बारी थी? डच आ गए। डच कौन हो गए? ये हो गए हॉलैंड, नीदरलैंड, जो हम हॉलैंड नीदरलैंड आज बोलते हैं, वो ही डच है, तो ये लोग आ गए। उसके बाद किसकी बारी थी? फ्रेंच, वो भी आ गए। तो ये सब लोग जो आ गए, वो अलग अलग, देखिए यूरोपियन, ये सारे यूरोपियन हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि चाहे वो पोर्चुगीज हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो इंग्लैंड वाले या इंग्लिश हो, सब एक ही चीज खरीदना चाहते थे। सब चाहते थे सेम थिंग, मतलब एक ही चीज खरीदना चाह रहे थे। वो क्या, हमारे हिंदुस्तान में क्या फेमस था, या फिर हिंदुस्तान जब मैं बोलता हूं तो समझ लीजिएगा उस जमाने में हिंदुस्तान नहीं ऐसा हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे साथ था, बांग्लादेश भी हमारे साथ था, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था। वो तो बाद में इन्होंने जाते जाते ये सब पार्टीशन कर दिया। तो इनको क्या चाहिए था? जब भी मैं हिंदुस्तान की बात करूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या करते थे, इनका काम ये था कि कॉटन यानी कपास, और सिल्क यानी रेशम, ये कॉटन और सिल्क का बहुत बड़ा मार्केट यूरोप में था। मतलब यहां का जो कॉटन और सिल्क है, ये बड़ा फेमस था आपके इस जगह पे यूरोप में। इसके अलावा पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स यानी कि लौंग, कार्डमम, इलायची, सिनेमन, दालचीनी, तो ये सारे जो इंडियन स्पाइसेस हैं, ये भी बड़े फेमस थे, बहुत मांग थी इसकी। अब इसका मतलब ये है कि अब देखें, अगर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश होते, वो यहां पर आते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ के लोगों से बोलते कि ठीक है, हमें ये ना ये चाहिए, कॉटन चाहिए, ठीक है, आप हमें 50 रुपए में दे दीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये इसको इनको दे देते। लेकिन अब यहां पर आ गए पोर्चुगीज, इन्होंने कहा ऐसा है, हमें कॉटन दीजिए, हम आपको 70 रुपए दे देते। फिर उसके बाद आ गए ये, मान लीजिए डच आ गए, इन्होंने कहा ऐसा करिए, हमें कॉटन दे दीजिए, हम आपको 100 रुपए देंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ते ही, कंपटीशन बढ़ते ही, ये जो मुनाफा है ये कम हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर, क्योंकि डच ने 100 रुपए देना शुरू कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 100 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब जो 50 में लेके ये वहां पर जाके 200 में बेचती थी, अगर वो 100 में लेके 200 में बेचे, तो 100 रुपए का ही फायदा हुआ, जो कि 150 का होने वाला था। तो प्रतिस्पर्धा के कारण इनका सभी का, केवल ऐसे नहीं इंग्लिश कंपनी का, बाकी सभी का भी नुकसान होने लगा, या कहें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब रिड्यूस द प्रॉफिट यहां पर बताया गया है। अब एक ही चीज थी जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपनी को राज करना था ट्रेड पे, व्यापार पे, तो उनको बाकी कंपनियों को हटाना था, हटा के ही वो जीत सकते थे। तो क्या हुआ यहां पर आप देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी या कहें इंग्लिश, यहां डच, यहां फ्रेंच और पोर्चुगीज,
ये आपस में लड़ने लगे। इनकी कंपनियां आपस में, इसमें क्लियर बताया गया है, फियर्स बैटल्स, मतलब लड़ाई नहीं, जबरदस्त लड़ाई होने लगी इनके बीच में। क्या क्या करते थे ये तो एक दूसरे के जो शिप होते थे ना, पहले तो शिप से ही आया करते थे, हवाई जहाज तो होते नहीं थे, इनको डुबा देते थे, एक दूसरे के शिप डुबा देते थे। अच्छा, ये शिप ऐसे नहीं थे होते थे, इसमें बकायदा लोग होते थे जो वॉरियर होते थे, सोल्जर, और इनकी बकायदा तोप होती थी इसके अंदर। तो इनके रूट्स, ये जो आने के रास्ते हैं उसको ब्लॉक कर देते थे, और ये होता था कि इसमें सामान भरा हुआ है उसको रोक देते थे, डुबा देते थे। तो ये सारे काम करते थे एक दूसरे के विरुद्ध, ताकि वो अपना ट्रेड आगे बढ़ा सके। यानी बेसिकली अपने ट्रेड के लिए एक तो वो आर्म्स का उपयोग करने लगे, और दूसरा ये था कि मान लीजिए, अगर आपको अंदाजा होगा तो यहां अगर आप गोवा गए होंगे तो वहां पर एक फोर्ट है, बड़ा फेमस फोर्ट है, ठीक है। अब वो जो फोर्ट है वो क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया था कि, इसका चित्र मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं ना, यहीं से चीजों को शुरुआत हो रही है। अब आप ये देखिए, गोवा पी लिखा हुआ है, यानी कि गोवा में पोर्चुगीज थे। दीव, दमन दीव, इसमें पोर्चुगीज थे। आगरा में देख रहे तो अंग्रेज थे। यहां पर आ जाइए, बालासोर में फ्रेंच थे। यहां पर आ जाइए, कोई भी नाम ले लीजिए, यहां पर कोचीन, यहां पर पी, तो पी से क्या बनता है? पोर्चुगीज। तो ये सब जो नाम बताए मैंने, दर्शाने की कोशिश की है कि इतने सारे लोग आए हुए थे, उसमें डैनिश भी थे, मतलब डेनमार्क वाले भी थे, डेनमार्क छूट गया शायद, ये तो थे ही थे, मतलब आपके एनसीईआरटी में डेनमार्क का नहीं बताया, लेकिन डेनमार्क वाले भी थे, डेनिश। तो डच, इंग्लिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच, ये सारे के सारे लोग, ये जब यहाँ पर अपना, जैसे उनका एक ऑफिस होता होगा या फिर कहीं पे आके सामान तो रखते होंगे, ले जाते होंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एक सेटलमेंट होगा। तो ये जो सेटलमेंट होता था, उस सेटलमेंट के आसपास ये फोर्ट बनाते थे। फोर्ट मतलब किलेबंदी करते थे, फोर्टिफाई, फोर्ट बनाते थे। तो ये जो फोर्ट बनाने की बात हुई ना, यहीं से कार्यक्रम शुरू हुआ। कैसे? आपको अपना सामान बचाना है, ये आपका सामान है, ये आपका ऑफिस है, जो भी है, उसके आसपास आप फोर्ट बना रहे हैं। आप किसी का भी नाम ले लूं मैं, जैसे डेनिश का नाम ले लूं मैं, या फिर मैं डच का नाम ले लूं, ये तो बाहरी शक्ति है ना, ये एलियन पावर है या एलियन कंपनी है, वो यहां पर फोर्ट बना लेगी। अब आप देखिए कि यहां जब फोर्ट बनाया जाएगा तो यहां के जो लोग हैं, यहां का जो राजा है, यहां का जो सरदार है, क्या वो ये अलाउ करेगा कि हमारे यहां आप किला बना दो? चलो आओ, ट्रेड करो, व्यापार करो, तो वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आप यहां पर आके फोर्ट बना रहे हैं, और फोर्ट वो अपने किसी और कारण के लिए बना रहे थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि डेनिश को या फिर डच को डर होगा कहीं फ्रेंच अटैक ना कर दे। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने एक तरीके से विरोध दर्ज किया, और यहीं से जो लोकल रूलर्स हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उनके साथ लड़ाई शुरू हुई, उनके साथ दिक्कतें शुरू हुई। तो जो ट्रेड की बात मैंने कही थी, जो ट्रेड करने आए थे, वो जब इनके साथ ये सब जब कार्यक्रम शुरू हुआ, तो ये पॉलिटिक्स है या लोकल पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सके। तभी आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान जो है, एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था पहले भी, टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच के साथ बहुत अच्छा उनका दोस्ताना था। ऐसे कई लोगों का इंग्लिश के साथ था। तो वो इसलिए करते थे, वो लोकल रूलर के साथ राजनीति तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी तो आप वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। क्लियर है? ओके। अब हम आते हैं बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहां से दिक्कतें शुरू हुई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने पहली जो, या ये कहें कि जो पहली अंग्रेज फैक्ट्री थी, वो कहां हुई? वो हुई जो हमारी हुगली रिवर है। और ये कहां की बात मैं कर रहा हूं? बंगाल। यहां पर क्लियर बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, बिगिन ट्रेड इन बंगाल। तो इन्होंने शुरुआती जो व्यापार शुरू किया वो बंगाल में शुरू किया। और किस जगह पे? पहली फैक्ट्री जो बनी, फर्स्ट फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री बनती है वो बनती है 1651 में। और कहां बनती है? हुगली, ये हुगली रिवर है उसके बैंक पे, उसके तट पर। ठीक। अब यहां पर मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा कि मैं कहां की बात कर रहा हूं, ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। आप ये देख रहे हैं, ये जो रिवर है ये हुगली रिवर है, और यहां ई देख रहे हैं आप, ई से मतलब क्या है? इंग्लिश। यही मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो रास्ता है, या ये क्या कहें कि इसके बैंक्स पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। और इस फैक्ट्री के में जो लोग रहते थे, या कहें इसके जो
ये जो जैसे मान लीजिए फैक्ट्री बना दी, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए इसको बड़ा कर दिया, ये जो फैक्ट्री थी इसके अंदर जो लोग काम करते थे या जो ऑफिसर्स थे, जो भी ऑफिसर्स होंगे, इनको कहा जाता था फैक्टर। क्या कहा जाता था? फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स थे, अब इसी जगह पे ये जो कंपनी है, यहां पर इनके वेयर हाउसेस भी होते थे। वेयर हाउसेस का मतलब होता है गोदाम, गोदाम मतलब होता है भंडार, या कहें कि स्टोर, या कहें वेयर हाउस, मतलब जो सामान रखेंगे इधर उधर जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए पानी का यहाँ पर एक जहाज आना है, तो यहां से सामान इसमें लदेगा और जहां से सामान इसमें ऑफलोड होगा, अपलोड होगा, अनलोड होगा। तो इस तरीके के यहां पर वेयर हाउसेस इन्होंने बना दिए। अब जो वेयर हाउसेस बनाए तो हुआ ये कि इनका ट्रेड बहुत आगे बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत अच्छे से काम चलने लगा। इन्होंने क्या किया, अच्छा ये अकेले काम तो नहीं कर रहे थे, इनके साथ हिंदुस्तानी मर्चेंट्स भी थे, इनके साथ अंग्रेज मर्चेंट भी थे, या ये कहें कि जो व्यापारी थे, या कहें सौदागर जो थे, व्यापारी और सौदागर, इसे हम मर्चेंट भी कह सकते हैं, इन्हें हम ट्रेडर्स भी कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मर्चेंट और ट्रेडर्स को ऐसा करो यार, इतने दूर कहां कहां रहते हो आप लोग, ऐसे करो आप हमारे यहाँ आके रहने लगो या आसपास आके रहने लगो। तो इन्होंने इनको मना लिया, इनको मर्चेंट और ट्रेडर्स को, कि आप हमारे यहाँ रहो। तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, मर्चेंट और ट्रेडर आ गए ना, इसके बाद इन्होंने इसकी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, या ये कहे कि ये पूरा इलाका को फोर्ट या कहें किलेबंदी करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब यहां पर तो एक तरीके की इन्होंने अपनी छोटी कॉलोनी बसा ली ना, तो दूसरों से बचने के लिए और एक तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए इन्होंने फोर्ट बना लिया। फोर्ट मतलब अब यहां किला बना लिया। और साथ में इन्होंने क्या किया कि जो मुगल एम्पायर के लोग थे उनको पैसा देके, 1696 की बात बता रहा हूं मैं आपको, मुगल एम्पायर लोग वाले जो भी लोग हुआ करते थे उस जमाने में, जो हुक्मरान हुआ करते थे या उनके द्वारा जो गवर्नर और जो भी लोग हुआ करते थे, उनको पैसे खिला विला के इन्होंने क्या किया, जमींदारी राइट्स ले ली। किसकी? 3 ऐसे विलेजेस हैं, गांव, उनकी जमींदारी राइट ले ली कि अब ये जो जगह 3 विलेज है, इसका जो राजस्व आएगा, इसका जो टैक्स आएगा, इसका जो लगान आएगा, वो हम लेंगे, वो हमारे पास आएगा। इसी में से एक विलेज है कालीकाता। आपको नाम समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यही कैलकाटा है और यही आज का कोलकाता है, कोलकाता। ठीक है जी। तो ये जो कोलकाता है या कालीकाता है या आप कैलकाटा कहें, ये सब वही है, तीनों एक ही जगह का नाम है, और वो आज आपके बंगाल की कैपिटल है। क्या है? कैपिटल है। एक और चीज हुई इसमें, यहां तक चीजें नहीं रुकी। इन्होंने क्या किया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बड़े समझदार हुआ करते थे, तभी तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। ये गए औरंगजेब के पास, औरंगजेब से कहा कि ऐसा करो, आप एक फरमान निकालो। और फरमान का मतलब क्या होता है? निर्देश। निर्देश मतलब होता है ऑर्डर, और लेकिन ये आ रहा है रॉयल ऑर्डर, यानी किंग की तरफ से आ रहा है। तो इन्होंने कहा एक फरमान निकालिए, और ऐसा फरमान निकालिए कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ट्रेड कर सके पूरे सब कॉन्टिनेंट में, केवल बंगाल में नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में वो कर सके क्या? व्यापार ड्यूटी फ्री। मतलब अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो कहीं भी उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी उसके ऊपर। तो भाई इन साहब ने, औरंगजेब साहब ने ये फरमान भी निकाल दिया। अब तो इनके हौसले बढ़ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अब तो हौसले बढ़ने ही थे। इसका मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो पैसा दे नहीं रही है, पैसा तो दे नहीं रही है किसी को भी ये। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वो अपना प्राइवेट व्यापार भी कर रहे थे, वो प्राइवेट व्यापार भी कर रहे थे। अब ये जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ये अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं। तो इन्होंने भी कह दिया क्योंकि कंपनी के थे, लेकिन कंपनी अपना व्यापार तो कर ही रही थी। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी थे जो कंपनी के नाम पे ट्रेडिंग कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे। इन्होंने भी बंगाल, क्योंकि ये बंगाल की बात मैं कर रहा हूं, इन्होंने भी कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि भाई हमको तो फरमान मिला हुआ है औरंगजेब साहब से, हम नहीं देंगे पैसा। अब आप देखिए, बंगाल एक बड़ा इलाका था, यहां पर जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो कोई टैक्स नहीं दे रही है, वो टैक्स दे नहीं रही है, तब क्या होगा? ये जो साहब हैं नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान, आपको क्या लगता है ये चुप बैठेंगे? ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? ये कुछ कहेंगे नहीं? क्योंकि पैसा इनके पास कहां से आता है? इसी राजस्व से तो आता है, इसी लगान से तो आता है, कर से आता है। लोग जो व्यापार करते हैं, और खासतौर पे इतने बड़े लेवल पे जो व्यापार चल रहा है, उसका अगर उन्हें पैसा नहीं आएगा तो ये नवाब कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे साहब
और ये सब चीजें शुरुआत हुई, ये सब चीजें आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो उसका बेस बनने वाली है। यहां पर आप देखिएगा ये मद्रास का चित्र है, ये बंगाल का नहीं है, ये मद्रास का चित्र है। और यहां पर आप देखिएगा कि चीजें आ रही हैं और चीजें इसमें रखी जा रही हैं, इन सब ये जो छोटे छोटे शिप्स आ रहे हैं इसमें। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, बाकी कंपनियां भी आती हैं, और इनका मेन एक काम होता है भाई कि हमें ट्रेड करना है, यानी हमें व्यापार करना है। अब हुआ ये कि जब ये आए तो आपस में अलग अलग कंपनियां लड़ी। लड़ने के कारण क्या हुआ कि एक दूसरे के से चीजों को बचाने के लिए तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, यानी कि अपना सामान जहां रखते थे उसके आसपास ये किलाबंदी करते थे या फोर्ट बनाते थे। बस इसी से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दूसरा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान के जरिए औरंगजेब ने फरमान दिया या फिर उनसे निकलवा लिया कि भाई आप बगैर टैक्स के, मतलब टैक्स नहीं देंगे, ड्यूटी फ्री काम करेंगे। तो पूरा बंगाल जो है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इनका पैसा कहां से आता है? या तो फिर लैंड रेवेन्यू से आता है या फिर इस तरीके से ट्रेड रेवेन्यू से आता है। अब ये तो रेवेन्यू दे नहीं रहे थे और सबसे बड़ा व्यापार यही कर रहे थे। तो यहां से शुरू हुई प्रॉब्लम, क्योंकि अब बंगाल का टैक्स आना बंद हो गया और इन्होंने देने से भी मना कर दिया। तो ये जो अर्ली 18th सेंचुरी है, जब अर्ली 18th सेंचुरी का मतलब ये होता है कि 1700 के आगे की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ कि जो बंगाल है, बंगाल की बात हो रही है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बंगाल में ही अपने दस्तक दिए थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और साथ में नवाब जो बंगाल के हैं, उनके बीच में हो गई बहुत ज्यादा खटास। ठीक है, लेकिन ये जब तक आपस में भिड़े नहीं, जब तक औरंगजेब रहे, औरंगजेब मुगल एम्परर जब तक रहे, तब तक इनके बीच में उस तरीके की चीज नहीं हुई। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, क्योंकि अब तो ये सबसे पावरफुल हुए, इसके बाद तो सारे के सारे मुगल एम्परर रहे लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया है, जो बंगाल के नवाब हैं, इन्होंने अपनी पावर दिखाना शुरू किया, या फिर कहे कि इन्होंने अपनी पावर और साथ में ऑटोनॉमी का मतलब यह होता है कि भाई अब हमारा जो क्षेत्र है ये सबसे अलग है और हम यहाँ के पूरी तरीके से कंट्रोलर हैं। ठीक, तो मैंने आपको जो बताया था कि जो मुर्शीद कुली खान है, आपको पिछले बार मैंने आपको इनका चित्र दिखाया था, तो ये मुर्शीद कुली खान हो गए। उसके बाद आए अलीवर्दी खान, जो ये आप चित्र यहां देख रहे हैं, और उसके बाद आए नवाब सिराजुद्दौला। ये तीनों लोग जो हैं, तीनों के तीनों स्ट्रांग थे। स्ट्रांग का मतलब इसमें क्लियर बताया गया है कि ये इनमें से एक भी लचर नहीं था, ये दमदार लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, तीनों की बात मैं कर रहा हूं, इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखिए साहब, हम आपको कोई कंसेशन नहीं दे रहे, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। साथ में आप जो यहां पर ट्रेड कर रहे हैं ना, एक तो टैक्स तो दीजिए, साथ में आपको देना पड़ेगा ट्रिब्यूट्स, ये जो कंपनी के लिए, क्योंकि आप हमारे इलाके में ऑटोनॉमी इन्होंने साबित कर दी, पावर साबित कर दिया। बोला कि अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो ट्रेड तो देंगे, साथ में आप हमें ट्रिब्यूट भी दीजिए, गिफ्ट भी दीजिए, पैसा भी दीजिए। साथ में जो अगर ये कुछ कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये कोशिश कर रहे थे कि भाई कॉइन मिंट करें, मतलब बनाएं, कॉइन ढालना चाहते थे। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं चलेगा। और जो आप ये फोर्ट वाला काम कर रहे हो ना, जो किलेबंदी कर रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो किलेबंदी कर रही है, जो मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, तीनों ही ने जब आए तो कहना ये सब नहीं करना, नो फोर्टिफिकेशन। इसके अलावा और चीज इन्होंने कहा कि भाई जो ये आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो, उसी के कारण जो हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, हमारा पैसा कम हो रहा है। और एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ये कोशिश कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रुख ये है कि वो नवाबों की पावर, उनकी ऑटोनॉमी और उनकी वेलर को अंडरमाइन कर रही है। अंडरमाइन का मतलब ये है कि कम करके आंक रही है, उसकी इज्जत नहीं कर रही है। इसके अलावा टैक्स तो दे ही नहीं रही है। दूसरा लेटर भी लिख रही है इन लोगों को, इनको लेटर भी लिख रही है, यहां पर क्लियर लिखा है राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर, मतलब आप बेइज्जत ऐसा लेटर भेज रहे हो जिससे हम बेइज्जत हो रहे हैं। और दूसरा यह है कि बेइज्जती ऐसे नहीं, आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो, केवल नवाबों को नहीं, केवल इनको नहीं, बल्कि जो इनके लोग हैं, इनके ऑफिशियल्स हैं, इनके अधिकारी, उनको भी। ठीक है जी। अब
कंपनी तो तैयार थी, कंपनी क्योंकि अब इनको समझ में आ गया था, ये तो तैयार थी। इनका ये था भाई ऐसा है, हमको जो अपने सेटलमेंट से ये फोर्टिफिकेशन है इसको बढ़ाना है, इसको और अपने आप को और काबिज करना है। हमको विलेजेस, या जैसे उनको 3 विलेजेस उन्होंने खरीद लिए थे या उसकी जमींदारी खरीद ली थी, हमको और भी विलेजेस चाहिए या बढ़ाने हैं। और दूसरा यह है कि जो फोर्ट हम बना रहे हैं या हमको जो बनाने नहीं दिए जा रहे हैं, हमको और भी फोर्ट बनाते चले जाने, इसके लिए कंपनी तैयार थी। अब ये जो लोग मना कर रहे हैं, मतलब आप देखिए, एक जगह नवाब है वो सब चीजें मना कर रहे हैं, एक जगह ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सब कह रही है कि ना हम ये नहीं करेंगे, हम जो आप मना कर रहे हैं वही हम करेंगे। तो ये तो लड़ाई होने की बात हो गई ना भाई, ये तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि फाइनली ये खत्म हुआ बैटल ऑफ प्लासी में, यानी पलासी या प्लासी की लड़ाई में। ठीक है, प्लासी का कारण यही था, प्लासी का कारण यही था। पहले आपको बता दूं क्योंकि बीच में नहीं बता पाऊंगा, प्लासी शब्द कहां से आया है। एक्चुअली ये प्लासी नहीं है, ये था पलाशी। तो ये जिस जगह पे लड़ाई हुई थी ना, इसका नाम था पलाशी। और पलाशी नाम इसलिए था क्योंकि यहां पर एक पलाश का पेड़ मिलता है, मतलब पलाश है, और ये जो पलाश है, PALASH, पलाश है, और ये जो पलाश का पेड़ है इसमें लाल रेड फ्लावर्स होते हैं, और ये जो लाल फ्लावर होते हैं इनसे बनाया जाता है गुलाल। गुलाल यानी कि जो लाल कलर होता है ना, जिसको हम होली में यूज करते हैं। तो इस कारण से ये अंग्रेज बोल तो नहीं पाए पलाशी, वो उसको प्लासी प्लासी बोलते रहे। इसी कारण से आज भी इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि प्लासी की शुरुआत, इसका बैकग्राउंड क्या था। कोई भी लड़ाई जो होती है ना ऐसे नहीं हो जाती, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो अब आपको मैं क्लियर करता हूं कि प्लासी हुई कैसे, क्या हुआ उसके बाद, इसको समझिएगा। देखें, अलीवर्दी खान, मैंने आपको ये बताया, ये अलीवर्दी खान साहब, इनके पहले कौन साहब थे, मुर्शिद कुली खान। तो अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है यहां लिख देता हूं 1756, ये इनकी मृत्यु हो गई 1756 में। उसके बाद बने नवाब कौन साहब, ये सिराजुद्दौला साहब। लेकिन कंपनी अपना कुछ और चाल चल रही थी। कंपनी चाह रही थी कि हम ये जो, क्योंकि ये भी स्ट्रांग, इससे पहले भी मुर्शिद कुली खान भी स्ट्रांग और सिराजुद्दौला भी दमदार आदमी, इन्होंने कहा यार ये हमारी बात तो मान नहीं रहे, हमें ट्रेड करना है और हमारे जो, हमको ऐसा आदमी चाहिए, यानी हमको एक कठपुतली चाहिए, इनकी जगह पे कठपुतली को बिठाना है। कठपुतली मतलब होता है जो किसी की भी इशारों पर नाचे, उसका खुद का कुछ अकल नहीं होती, खुद उसकी समझ नहीं होती। तो वो एक पपेट नवाब चाहते थे, ऐसा नवाब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी बात माने, यानी कि उनको ट्रेड में कंसेशन दे दे, या कि मतलब ट्रेड के टैक्स वैक्स में छूट दे दे। दूसरा, ये और भी जितने इनको सुख सुविधाएं हैं ट्रेड करने के लिए और वहां रहने के लिए, वो सारी सुविधाएं जो है वो पपेट नवाब इनको दे दे। अब जब इनको सिराजुद्दौला साहब को ये समझ में आया कि यार ये तो बैकग्राउंड में ये खेल खेल रहे हैं, है ना, ये एक तरीके से इसमें लिखा है मेडलिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। इसका मतलब सिराजुद्दौला, ये समझ में आ गया इनको कि हमारे पॉलिटिकल, मतलब हमारे राजनीति में, हमारे कहीं कंट्रोल में, ये अपना कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और करने का प्लान कर रहे हैं। बस यहां पर माथा ठनका सिराजुद्दौला साहब का। तो नवाब जो है ये सिराजुद्दौला साहब, ये 30,000 की एक सेना इन्होंने ली और कासिम बाजार, एक जगह है, वहां पर ये गए, और यहां पर थी ब्रिटिश फैक्ट्री। क्या थी, ये है ब्रिटिश फैक्ट्री। तो ये वहां पहुंचे 30,000 अपने सोल्जर्स के साथ, और इस कासिम बाजार का जो फैक्ट्री थी इस पे गए। यहां के जो ऑफिशियल थे इनको इन्होंने पकड़ लिया। पहली चीज, इनका जो वेयर हाउस था, यानी कि जो भंडार था, उस पे लगा दिए ताले जड़ दिए, लॉक कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो इंग्लिशमैन थे यहां पर, जो उनकी सब चीजें छीन ली, यानी कि उनको डिसआर्म कर दिया। उनके पास जो भी असलाह थे, बारूद था, या जो भी बंदूक वगैरह रही होगी, वो उन्होंने छीन लिया। इसके अलावा जो यहां से शिप्स आ रहे थे, जा रहे थे, इसको भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद यहां तक नहीं रुके, यही लोग आगे बढ़े। ये कहां बढ़े, ये बढ़े कलकत्ता की तरफ, यानी कैलकाटा की तरफ। ठीक, और ये जा रहे थे कि भाई जो कंपनी का फोर्ट बना हुआ है कलकत्ता में, यहां जो फोर्ट बना है, अब इस पे भी कब्जा किया जाए या इसको भी धराशायी किया जाए, ये इनका प्लान था। लेकिन जब ये सब चीजें सुनी, किन्होंने, जो अंग्रेज अधिकारी इनसे ऊपर वाले थे, मतलब बेसिकली जो सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होते थे, तो इन सब लोगों ने जब सुने, तो ये मद्रास की बात मैं बता रहा हूं, मद्रास में
मद्रास में एक साहब हुए, या फिर कहें कि जो मद्रास के कंट्रोलर थे, ऑफिसर थे, उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। अब इनको ध्यान से देख लीजिए आप। ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये तो निकले अपनी सेना के साथ, अपने लोगों के साथ, और साथ में इन्होंने अपना शिप जो जहाजी बेड़ा है वो भी ले लिया, बैग्ड बाय जहाजी बेड़ा, क्योंकि अब इनको काउंटर करना था ना। अब तो ये कलकत्ता जा रहे थे, तो यहां से ये लोग निकले। कौन? रॉबर्ट क्लाइव और साथ में उनके लोग। साथ में इनमें इसमें कहा गया है रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, यानी जो जहाजी बेड़ा है वो भी बैग्ड बाय, मतलब वो पीछे जा रहा था। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि ये रॉबर्ट क्लाइव और इनके बीच में काफी बात हुई, नवाब के बीच में। फिर सीधी सी बात हुई कि जब बात नहीं बनी तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के पीछे आमने सामने की लड़ाई हुई प्लासी में। कहां लड़ाई हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी, या कहें रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं कहूंगा, कंपनी कह सकता हूं, और साथ में यहां पर सिराजुद्दौला। ये कौन से? नवाब। तो नवाब और ईआईसी के बीच में, सिराजुद्दौला और इनके बीच में, तो आपको समझ में आ गया प्लासी हुई। कब हुई? 1757 में। किस किस के बीच में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और यहां पर आपके दूसरे साहब है सिराजुद्दौला। ठीक। अच्छा, सिराजुद्दौला साहब इसमें बेचारे हार गए। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, इसमें सिराजुद्दौला हार गए। और हम क्यों बात कर रहे हैं प्लासी की? पहली चीज तो ये है कि जो इनका डिफीट का कारण था, सिराजुद्दौला जो डिफीट हुई इनकी, वो हुई इस कारण से कि ये साहब थे, ये इनका नाम है मीर जाफर। कौन हुए ये? मीर जाफर। तो ये जो मीर जाफर साहब हुए, ये क्योंकि सिराजुद्दौला के बहुत सारे सेनापति थे, एक दो ऐसे बहुत सारे सेनापति थे, इनमें से एक सेनापति थे, मतलब जो अलग अलग सेना के बेड़े थे उनके कंट्रोलर एक सेनापति ये थे मीर जाफर। तो मीर जाफर की सेना ने लड़ाई में पार्ट ही नहीं लिया, मीर जाफर पहुंचे ही नहीं लड़ाई में। तो जब ये नहीं पहुंचे या उस लड़ाई में शामिल नहीं हुए, उसका कारण ये था कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बोल रखा था, या समझा रखा था, या पटा रखा था कि ऐसा है, अगर सिराजुद्दौला को किसी तरीके से हम हरा दें या आप हमारी मदद करो तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और यही तो बात थी, क्योंकि ये तो चाह ही रहे थे कोई पपेट बैठ जाए, कोई पपेट नवाब चाह रहे थे। तो मीर जाफर ने वही काम किया जो एक घर का भेदी करता है। इसीलिए कभी भी किसी को बुरा बोलते हैं, कि किसी को जो गलत काम करता है उसको बोलते हैं मीर जाफर, या आपकी बात इधर उधर कर देता है ना, उसको हम मीर जाफर कहते हैं आज भी, ध्यान रहेगा। अब सवाल ये उठता है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, हम प्लासी की बात इतनी क्यों कर रहे हैं? तो प्लासी की बात हम इसलिए करते हैं कि प्लासी पहला ऐसा युद्ध था जो कंपनी ने लड़ा और जीता, बहुत जबरदस्त तरीके से जीता। और यही एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पॉलिटिकल पावर और मिलिट्री का पावर के रूप में इसकी एंट्री हो गई। आप समझ में आ गया? इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, कई लोग ऐसे थे ना जो कंपनी काम कर रही थी उससे थोड़ा सा, जो इंग्लैंड के लोग थे, वो कई लोग ये भी सोचते थे कि ये ना कंपनी ना ठीक नहीं कर रही है, मतलब बड़े शक की निगाह से देखते थे। तो यहां पर भी एक थोड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बता दूं कि वहां के लोग भी ऐसा नहीं है कि ये लोग सब सही काम करते हैं, वहां के भी समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब जब प्लासी हो गई, सिराजुद्दौला साहब हार गए, इनको मार दिया गया, सिराजुद्दौला को असैसिनेट किया गया, बकायदा इनको मार दिया गया। और फिर मीर जाफर, ये जो इनके सेनापति हुआ करते थे, इनको बना दिया गया नवाब। ठीक। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया प्लासी हो गई थी, प्लासी के बाद भी ये जो कंपनी है, ये अभी भी कोई पॉलिटिकल पावर या कहें एडमिनिस्ट्रेशन या कहें प्रशासन को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। इनका यह मानना था कि जब हमारे पास एक लोकल रूलर इस तरीके के हिंदुस्तान में है, तो हमको डायरेक्ट कंट्रोल या डायरेक्ट अपना राजा वाजा बिठाने की क्या जरूरत है? ये तो कर ही रहे हैं हमारा काम, ये तो पपेट बैठ ही गए। तो हम अपना काम जो है ट्रेड का काम करते रहेंगे, हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते। अभी भी रिलेक्टेंट थी, ठीक है, इसमें क्लियर लिखा है कि अनविलिंग थी अभी भी, ठीक है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ये था, प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था, मेन सोच थी, मेन जो इनका एक ध्येय था वो था कि हमको ट्रेड बढ़ाना है, अपना जो खरीद फरोख्त है, आयात निर्यात है, वो बढ़ाना है। ओके। लेकिन चक्कर यह है कि इन्होंने बना तो दिया था इनको, पपेट को नवाब तो बना दिया था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। चक्कर यह है कि जब आप किसी को एक जगह का नवाब बना देते, तो जिस जगह का नवाब बनाएंगे, मान लीजिए ये नवाब बन गए मीर जाफर,
तो जिस जगह के नवाब बने वहां के लोग भी तो होंगे, उनको भी तो सेटिस्फाई करना होगा मीर जाफर को। तो हमेशा ये कंपनी के लिए हेल्पफुल हो, ईआईसी के लिए हेल्पफुल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो जब मीर जाफर ने कई चीजों के लिए मना किया या प्रोटेस्ट किया, यहां पर लिखा है व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, तो कंपनी ने क्या किया, इनको हटा दिया गद्दी से, ओके, और उनकी जगह बिठा दिया मीर कासिम को। ये जो आप साहब देख रहे हैं इनका नाम है मीर कासिम। ठीक है, जब मीर जाफर को पसंद नहीं आया, इनको नहीं लगा कि ये पपेट जैसा काम कर रहा है, हमारी कठपुतली जैसा काम कर रहा है, इन्होंने मीर जाफर को हटा के उसकी जगह बिठा दिया मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम भी तो वही है भाई, वो भी तो एक जगह का नवाब आपने बनाया है, तो वो भी कई चीजें थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में तो रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि ये भी तो नवाब बन गया, अब नवाबी आ गई इनमें। तो उसके बाद जब मीर कासिम ने इनको प्रोटेस्ट करना शुरू किया या कंप्लेन शुरू किया, तब हो गई एक दूसरी बड़ी लड़ाई, और वो लड़ाई है बक्सर की लड़ाई। बक्सर जो है गुजरात में एक जगह है, तो बक्सर एक इलाका है जहां पर 1764 में लड़ाई होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर किसको बनाया, मीर कासिम को हटाया। तो उसके बाद फिर से एक देखिए, फिर से मीर जाफर के पास गया और फिर से मीर जाफर को बना दिया। और अब मीर जाफर को जब बनाया, तो मीर जाफर को अब देने पड़ेंगे कितने, 50,000 नहीं 5 लाख। कितने जीरो है, 5 जीरो, तो 5 लाख ये देंगे। और दूसरा ये है कि वो ये चाहते थे, अब क्योंकि तो बुरी तरीके से एक बार इनको हटा के फिर इसको हरा के फिर इसको बनाया, तो अब तो मीर जाफर को बात सुननी पड़ेगी। तो इसके बाद एक तो इनको ये 5 लाख देंगे हर महीने, 5 लाख, उस जमाने में पता नहीं कितने 500 करोड़ होते होंगे मेरे ख्याल से। और दूसरा ये है कि जो भी वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ेगी उसका ये फाइनेंस करेंगे मीर जाफर, पैसा देंगे इनकी वॉर के लिए, इनकी लड़ाई के लिए। और दूसरा ये है कि जो भी ये ट्रेड के लिए चाहते हैं वो सारी संभावनाएं कौन देंगे, सारी सुख सुविधाएं कौन देंगे, मीर जाफर देंगे। तो ये सारी चीजें इनके ऊपर तय कर दी गई। ओके, अब ये हुआ कि ठीक है, मीर जाफर ये करते रहे। मीर जाफर की मृत्यु होती है तकरीबन 1765 में। ठीक, अब उन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा है, हमने मीर कासिम को देख लिया, मीर जाफर को देख लिया, मीर जाफर भी इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं, अब हमको ना खुद नवाब बनना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि वो अभी भी अपने ट्रेड कर रहे थे, हमें व्यापार कर रहे थे। लेकिन इस मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने कहा कि अब हमको खुद नवाब बनना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद क्या हुआ कि 1765 की मैं बात बता रहा हूं, जो उस जमाने में मुगल एम्पायर थे, शाह आलम थे शायद, उन्होंने कंपनी को दीवान बना दिया। कहां का, बंगाल का। समझ रहे हैं आप, दीवान का मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बड़ा सा बंगाल है, जो आज का वेस्ट बंगाल है, इस बड़े से बंगाल का जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितना भी टैक्स आएगा, जितना भी लगान आएगा, जितना भी कर आएगा, मतलब इतने बड़े सूबे का जितना भी रिसोर्सेज है वो किसके पास आएगा, वो अब आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि मुगल एम्परर ने इनको बंगाल की दीवानी दे दी। ठीक है जी, यहां तक समझ गए। अब अर्ली 18th सेंचुरी की बात मैं बता रहा हूं, वही मैं 1700 के आगे की बात करता हूं। ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता रहा, काफी बढ़ता रहा, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जब भी ट्रेड करते थे, ट्रेड किस तरीके से करते थे, ये यूके से लाते थे गोल्ड और सिल्वर, यानी सोना और चांदी के बदले में ये चीजें जैसे रेशम हो गया, जैसे सिल्क हो गया, रेशम जिसे मैं कह रहा हूं, और कॉटन हो गया और स्पाइसेस हो गए, ये लिया करते थे ये लोग। लेकिन बात ये हो गई कि जब गोल्ड और सिल्वर आप लेके आ रहे हो, ये कब तक चलेगा। लेकिन जैसे ही इनको बंगाल की दीवानी मिली, अब ये गोल्ड और सिल्वर आना बंद हो गया, क्योंकि जो इससे पैसे मिल रहे थे वो ही बहुत काफी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ताकि वो अपना खर्चा चला पाए। यहीं से उनको अच्छे पैसे मिल जा रहे थे, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये वैसे तो पावरफुल हो गए थे, और दीवानी के बाद तो कमाल ही हो गया। फिर से समझ लीजिए, प्लासी के बाद तो ये लोग समझ में आ गया था कि भाई हम पावरफुल हो गए, अपने पपेट्स बिठा दिए। और उसके बाद जब बक्सर के बाद मीर कासिम को हटाया इन्होंने, और उसके बाद और स्ट्रेंथ बढ़ी, और जब इनको दीवानी मिल गई कहाँ की, बंगाल की, तब तो इनके सारे खर्चे, अब इनको कोई गोल्ड या सिल्वर की आवश्यकता नहीं थी,
ये अपने खर्चे खुद ही चला रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये कॉटन सिल्क, जैसे मैंने बताया, कॉटन और सिल्क खरीद रहे थे, जो भी ये अपनी बिल्डिंगें बना रहे थे, फोर्ट बना रहे थे, जो भी काम कर रहे थे या ऑफिसेस खोल रहे थे, उसके लिए कोई भी पैसा इनको अब अपने यूके से या ब्रिटेन से मंगाना नहीं पड़ रहा था। क्लियर है? अब एक चीज इसमें आती है, ये सिलसिलेवार तरीके से समझ गए ना मैंने आपको क्या क्या बताया। एक इसमें शब्द आया है कि कंपनी के जो लोग हैं या ऑफिसर हैं वो बन गए नवाब। नवाब, ये कहां से आया शब्द? नवाब से ही। जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्लासी है वो था पलाशी, ठीक है, वो पलाशी था, क्योंकि अंग्रेज है वो जैसे हम कई अंग्रेजी शब्द नहीं बोल पाते हैं ठीक से, इसी तरीके से वो कोई हिंदी शब्द नहीं बोल पाते थे, तो पलाशी को उन्होंने कर दिया प्लासी। प्लासी चलती रही। नवाब बोलते बोलते वो नवाब बोलते थे, वो अपने आप को नवाब बोलते थे। तो ये नवाब कैसे बन गए? नवाब से नवाब कौन कैसे बन गए? और नवाब होता क्या है, कौन कहता था इनको? इसकी थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं। देखिए, ऐसा हुआ कि जब प्लासी हो गई तो जो नवाब थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मीर जाफर से वो लेते थे 5 लाख रुपए पर मंथ और साथ में गिफ्ट वगैरह भी लेते थे। यानी कि प्लासी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको मिलता था गिफ्ट, उनको मिल रहा है बहुत सारा पैसा, मतलब मनी, तो ये सब मिलता रहा, पर्सनल गिफ्ट भी मिलते रहे, यानी उपहार। तो इससे क्या हुआ कि ये काफी इनके पास पैसा आ गया, लेकिन सबके पास नहीं आया। रॉबर्ट क्लाइव की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ये जो साहब जब ये पहुंचे कहां, ये पहले मैं बताऊं ये आए कैसे थे। ये आए थे शुरुआत में मद्रास, ठीक है, और ये मद्रास आए थे तब ये बेचारे केवल 18 साल के थे, और ये 1743 यानी कि 1743 में यहां पर आए थे, मात्र 18 साल के थे। लेकिन जब ये 1764 में जब ये गए, जब ये वापस गए अपना कार्यकाल पूरा करके या जैसे भी गए, इनके पास जो पैसा था वो था 401,102, 4 लाख, करीबन 4 लाख के ऊपर इनके पास इतने स्टर्लिंग, बहुत बड़ा पैसा है ये, बहुत ज्यादा पैसा है ये, इतना पैसा ये आज साहब जो है लेके गए, ठीक है। क्योंकि जब एक दिलचस्प बात बताता हूं कि जब 17 ये 2 बार वो बने थे, ये ही वॉज ट्वाइस मेड एज गवर्नर। तो जब इनको गवर्नर बनाया गया बंगाल का, तो जो आदमी इतना पैसा पीछे से कमा रहा है उसको करप्शन का जिम्मेदार बना दिया गया कि भाई तुम, ऐसा है कि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग अंट संट पैसा कमा रहे हैं, जरा इसकी जरा देखरेख तो करो, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो करो। जिस आदमी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाया गया उसी के पास इतने सारे पैसे निकले, या इतना पैसा वो लेके गया। ओके, तो हुआ ये कि रॉबर्ट क्लाइव की इतने सारे पैसे देख के इनको क्रॉस एग्जामिन तो किया ही जाएगा, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उन्होंने इस रॉबर्ट क्लाइव को क्रॉस एग्जामिन किया, या फिर उनसे या कहें महाभियोग डाला, या जो भी सवाल उनसे किए। वो अलग बात है कि इनको 1772 में एक्विट कर दिया गया, यानी कि सारे आरोपों से बरी कर दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन फिर भी 2 साल बाद 1774 में रॉबर्ट क्लाइव कर लेते हैं आत्महत्या। कुछ ना कुछ तो गलत किया हुआ इन्होंने, तभी इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो मैं बात कर रहा था नवाब की। नवाब का कौन होते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि सब बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, तो यहां पर जो यूके से लोग आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे लोग आ रहे थे, उनका मेन ये था कि भाई यहां पर इंडिया में आए, पैसा कमाए, मतलब मनी कमाए, मनी बना देता हूं, ये मनी कमाए, वापिस जाए यूके और आराम की, मतलब ऐश की जिंदगी जिए। ठीक है जी। सबके सब जो थे रॉबर्ट क्लाइव की तरह वो तो थे नहीं, यानी फॉर्चुनेट तो थे नहीं। कई बेचारे जो हैं वो डिसीज से मर गए, कई जो मर गए वो वॉर से मर गए, तो कई लोग मर गए, और कई जो थे वो, ऐसा सबको नहीं कह सकते कि सभी इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव और की तरह वो करप्ट थे, सभी नहीं थे। बहुत सारे जो ऑफिसर्स आते थे वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड के थे, यानी कि जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ मिडिल क्लास होता है ना, उस तरीके के थे। तो जो मिडिल क्लास के लोग आते थे उनका यही था भाई कि यूके से इंडिया आएंगे, पैसा कमाएंगे, यूके जाएंगे और वापस वहां जाके आराम की जिंदगी बसर करेंगे। तो वो लोग जो इंडिया आते थे कंपनी के नाम पे, और इंडिया से जब वो वापस जाते थे यूके और वो अच्छी जिंदगी जीते थे, या पैसा लेके जाते थे, मनी लेके जाते थे, और वहां पर इन लोगों को इंग्लैंड के लोग ही, या कहें इंग्लिश लोग ही, इन लोगों को नवाब कहते थे।
हम लोग नहीं कहते थे, हिंदुस्तान की बात नहीं है। वहां के लोग इन लोगों को जो कंपनी के थ्रू इंडिया गए, इंडिया से वापिस आए, पैसा कमा के आए, वो लोगों को नवाब कहा गया। ये इंग्लिसाइज्ड या कहते हैं एंग्लिसाइज्ड वर्जन है हमारा जो शब्द है नवाब का। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक चीज और बताता चलूं आपको आज के डिस्कशन में, इसमें एक यहां पर जो रॉबर्ट क्लाइव है वो कुछ कहता है। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जब प्लासी हुई ना, क्योंकि प्लासी बहुत बड़ा वॉर था और ये इन्होंने पैर जमा दिए हिंदुस्तान में इनके। उन्होंने ये कहा कि जब मैंने प्लासी जीती उसके बाद सारे लोग जितने भी प्रिंस थे वो मेरे आगे नतमस्तक थे। ऑपुलेंट मतलब ये होता है कि समृद्ध पैसे वाला जो सिटी है वो मेरी मर्सी पे था, मेरी दया पे पल रहा था। सारे वॉल्ट्स का मतलब ये होता है खजाने, सारे खजाने मेरे लिए ओपन थे। गोल्ड ज्वेल्स यानी गोल्ड और ज्वेल मतलब पैसा, गोल्ड, सोना और जवाहरात मेरे लिए खुले हुए थे। आप खुद सोचिए, ये बता रहा है पार्लियामेंट वालों को या लोगों को बता रहा है, कमिटी को बता रहा है रॉबर्ट क्लाइव। आप खुद सोचिए कि मेरे सामने इतना सब कुछ था, मैं बचा कैसे रह गया। आई एम एस्टोनिश्ड एट माई मॉडरेशन, मतलब मैं इतने सारे पैसे, मतलब ये जो इन्होंने 4 लाख से ऊपर जो कमाया है वो ये कह रहे हैं ये तो बहुत कम है, मैं तो इससे करोड़ों ज्यादा कमा सकता था। आप सोचिए मैं कितना बड़ा आदमी हूं, कितना समझदार आदमी हूं। ये इनका कहना था। कंपनी अपना अगला जो रूल कैसे एक्सपैंड करती है, हमने शुरुआत में बात की कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है, कैसे अपना राजकाज बढ़ाती है। शुरुआत में हमने देखा कि केवल ट्रेड ही करना चाहती है ये कंपनी, बोलती है हम तो ट्रेड करेंगे। उसके बाद क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी आ जाती है, ऐसी व्यवस्थाएं आ जाती है कि उसको इस चीज पे उतरना पड़ता है, पॉलिटिक्स में आना पड़ता है। तो फिर बंगाल में शुरुआत होती है, वहां पर ये पपेट बिठा देते हैं, जैसे मीर जाफर हो गया, मीर कासिम हो गया, इन सबको बिठाते हैं नवाबों के जगह पे। लेकिन अभी भी कंपनी ने जो डायरेक्ट अटैक है, अगर कंपनी किसी जगह पे अटैक करना चाहती है तो उसने कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया, यानी कि मिलिट्री अटैक कभी भी नहीं किया। अपनी फोर्सेस से जो आक्रमण है, अगर वो इस टेरिटरी को नहीं जानती है, इस जगह को, इस प्रांत को नहीं, इस सूबे को नहीं जानती है, तो कभी भी कंपनी ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। उसके अगर अलग हटके देखा जाए तो कंपनी ने जब अटैक नहीं किया फिर क्या किया? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक, यानी राजनीतिक तौर पे ऐसे राजनीति को सोच के, आर्थिक तौर पे, या डिप्लोमेटिक का मतलब ये होता है कूटनीति। इन तीनों के को लेके, इन तरीके जो यहां के हो सकते हैं उसको उन्होंने यूज किया ताकि वो पहले तो आगे बढ़ सके और फिर इसको एनेक्स करें। एनेक्स करना मतलब होता है इसको अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट मिलिट्री अटैक वो कभी भी नहीं करते थे अगर उस जगह को नहीं जानते। ये क्लियर हो गया। तो हुआ ये कि जब बक्सर हुई 1764 में, बक्सर की जब लड़ाई हो गई तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी ने एक नई चीज शुरू की। उन्होंने क्या किया कि जितने भी इनके इंडियन स्टेट्स थे जहां पर इनकी ऐसी पकड़ थी, वहां पर, और या जिनको इन्होंने कब्जे में कर लिया या फिर किसी तरीके से ये बक्सर में जैसे हराया, इन्होंने यहां पर एक रेसिडेंट को बिठाना शुरू किया। एक आदमी, इन्हीं का आदमी होगा, रेसिडेंट कह ले। और रेसिडेंट बेसिकली क्या था? वो पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पे और कमर्शियल, वाणिज्यिक तौर पे, पैसा, असली चीज तो पैसे थी, ट्रेड था ना। और पॉलिटिक्स यानी राजनीति की भाई इनको फायदा रहे। जब भी आप क्यों नेता का सम्मान करते हैं, आप एमएलए का, एमएलसी का क्यों सम्मान करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उनके पास पावर है। तो ये रेसिडेंट को ये यहां पर इनके दरबार में बिठा देते थे और इसका काम यही होता था, इस दरबार में बैठने का काम यही होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या कंपनी है उसकी जो भी इंटरेस्ट है, उसकी जो भलाई है, उसके बारे में ये रेसिडेंट सोचे। इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कौन? ये जो आपका रेसिडेंट्स है जो ये बिठाते थे। बेसिकली क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस रेसिडेंट के थ्रू आपके उस स्टेट में इंटरफेयर कर रही है या इंटरनल अफेयर्स में उसका पूरा दखल है। वो ये डिसाइड कर सकती थी या डिसाइड करने लगी कि यहां पर एक राजा है या सरदार है, इसके बाद कौन सरदार होने वाला है, इस पद पे किसको बिठाया जाए, इस पद से किसको हटाया जाए। तो एक और चीज इन्होंने क्या किया कि ये तो एक तरीका था, दूसरा ये था कि वो करते थे सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस, ये सब्सिडरी अलायंस जो होता था, यानी एक तरीके से ये सहायक संधि होती थी। सहायक संधि का मतलब ये होता है कि भाई आप जो, जैसे मान लीजिए बंगाल वाला एग्जांपल ले लीजिए,
कि आप जो है, मैं आपका इसका नाम बताऊंगा कहां कहां इन्होंने किया, कि आप जो है अपना फोर्सेस नहीं रखेंगे, आपके पास कोई सेना नहीं होगी, कोई भी आर्मी या कोई आर्टिलरी आपकी नहीं होगी इस स्टेट की, बल्कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपको आर्मी देगी, वो प्रोवाइड करेगी। आपको क्या करना है कि इस आर्मी के रखरखाव का पैसा और ये सारे जो इनकी इनकी जिम्मेदारियां हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि हम आपको आर्मी देंगे, आपके पास आर्मी नहीं होगी। इसको हम सहायक संधि कहते हैं, यानी एक तरीके से सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो सब्सिडरी फोर्सेज यानी कि सहायक संधि का मतलब ये होता है कि भाई आपको पे करना है, मतलब उस पूरे जिस भी सूबे के बारे में बात हो रही है उसको इनको पेमेंट करनी पड़ेगी उस फोर्स के लिए, मेंटेन करने के लिए, ये जो सुरक्षा दे रहे हैं उसके लिए आर्मी को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यह है कि कई ऐसे स्टेट्स थे, कई ऐसे सूबे थे, कई ऐसे प्रांत थे, कई ऐसे कहे कि जगह थी जहां के राजा या जो भी रूलर होंगे वो पैसे नहीं दे पाए, वो पेमेंट नहीं दे पाते थे। अब अगर पेमेंट देना नहीं हुआ, पेमेंट ये फेल कर गए, जो इनको सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से तो इनको इन फोर्सेस के पैसे देने थे, तो ये क्या करते थे, उनकी जो जमीन है, उनका जो इलाका है, उसका एक पार्ट या हथिया लेते थे, ले लेते थे, क्योंकि भैया आपको पेनल्टी तो लगेगी, हमने आपसे कहा कि आप अपनी सेना नहीं रखेंगे, कंपनी देगी आपको सेना, और आप पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो हम आपका एरिया ले लेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रिचर्ड वेल्जली, जो रिचर्ड वेल्जली है, जब वो गवर्नर जनरल रहे, वो रहे 1798 से लेकर 1805 तक। तो इन्होंने क्या किया कि जो अवध है, अवध का इलाका जो लखनऊ के आसपास का इलाका हो गया, वो जो अवध का इलाका है, ये अवध हो गया, इसका काफी पार्ट, बल्कि मैं कहूं कि आधा पार्ट कंपनी ने ले लिया। क्या कह के कि आपने पेनल्टी नहीं दी है, क्योंकि आपको तो सब्सिडरी फोर्सेस या सहायक जो फोर्सेस है उनको पैसा देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक और जगह मैं आपको ले जाता हूं, वो HYB लिख रहा हूं, हैदराबाद। यह है हैदराबाद, इसका भी बहुत सारी जो टेरिटरीज है वो इसी नाम पे इन्होंने छीन ली या ले ली। ठीक है जी। यहां पर दो शब्द आए हैं, वो आपको समझना जरूरी है। एक तो रेसिडेंट्स के बारे में बता दिया, वो कौन थे, उसके बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे। इंजंक्शन और सब सर्वियंस दो शब्द आए हैं। इंजंक्शन का मतलब होता है निर्देश, इंस्ट्रक्शन, और सब सर्वियंस का मतलब होता है सबमिसिवनेस, यानी कि दब्बूपन मतलब दबे हुए। अब रेसिडेंट बैठ जाएगा, कंपनी का आधिपत्य होगा, तो बस ये लोग तो केवल बस सुनेंगे ही। अब एग्जांपल दे देता हूं आपको, इनको देखिए, ये थे नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है। अब इनको जब बक्सर हो गया तो उसके बाद इनको सारी अथॉरिटी मैक्सिमम ये रेसिडेंट को और इन लोगों को देनी पड़ी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कितने आडंबर के साथ ये खड़े हैं, जबकि इनकी सारी पावर छीन चुकी है। ओके। अब मैं बात कर रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी की, उनका नाम थोड़ा बड़े बड़े में लिखूंगा क्योंकि वाकई बहुत बड़ा आदमी है। इनका नाम है टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान। ये है शेरे मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर। कहां? मैसूर के टाइगर। ओके। अब मैं आपको ये बताता हूं कि पहले मैंने आपको शुरुआत में बताया वो ट्रेड करना चाहते थे, फिर पॉलिटिक्स में आ गए, फिर किसी तरीके से उन्होंने ये सब सहायक संधि वगैरह की, कुछ कोशिशें करते थे कि भाई डायरेक्ट किसी पे अटैक ना करें, मिलिट्री अटैक ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसी जगह थी जहां पर कंपनी ने मिलिट्री अटैक किया, जब उनको लगा कि भाई इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि इनका जो ट्रेड है या राजनीतिक और आर्थिक इनकी जो भी इंटरेस्ट है, वहां पर कुछ घालमेल होने वाला है, उसको नुकसान पहुंचने वाला है, तो फिर इन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक भी किया। ये एग्जांपल हम लेंगे मैसूर से। कैसे हुआ? देखिए, दो साहब है, ये हैदर अली साहब है और इनका नाम तो मैंने बता दिया, ये टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे, यानी कि हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। ये दोनों ही जो लोग हैं, मैं इनका नाम वो बता देता हूँ, एज मतलब या इनका जो समय रहा। हैदर अली रहे 1761 से लेकर 1782 तक, और जस्ट उसके बाद 1782 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान रहे। ओके, रूल किया इन्होंने। बड़ी कम उम्र में इनकी मृत्यु हुई। मैं बताता हूं कैसे हुई। पहली चीज ये समझ लीजिए कि ये जो दोनों थे, पहले ये फिर उसके बाद ये बहुत ही तगड़े थे। तगड़े इसका मतलब ये पावरफुल रूलर थे, जिनको कहते हैं जैसे जब औरंगजेब हुआ करते थे, या फिर उसके पहले हम अगर कोई नाम ले ले तो बाबर हो गए, इस तरीके के हम बोलते हैं कि भाई ये बड़े दमदार रूलर थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद तो सब खत्म हो गया।
इसी तरीके से ये मैसूर का एक इलाका है, वो उसके कंट्रोलर थे, उसके ये राजा या रूलर थे। ठीक है, अब मैसूर के पास क्या था, अब ये देखिए, ये हिंदुस्तान का अगर मैं आपको प्रायद्वीपीय पेनिनसुला दिखाऊं तो ये है मालाबार तट, ये है ये कोरोमंडल तट, सी कर देता हूं, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है। तो ये जो मालाबार का तट है ना, ये वाला, ये जो कोस्ट है, यहां पर जो कंपनी क्या करती थी, कंपनी यहां से पेपर लेती थी। पेपर क्या है, काली मिर्च, काली मिर्च का मतलब है गोल्ड, ब्लैक गोल्ड जिसको बोला जाता था, और कार्डमम लेती थी वो, कार्डमम। ठीक है, तो इसमें आप और भी जोड़ लीजिए, इलायची हो गया, दालचीनी, इस तरीके से आप समझ लीजिए, तो मतलब स्पाइसेस लेती थी यहां से। अब हुआ ये कि 1785 जब 82 में ये बने, तो कुछ 2-3 साल बाद इनको समझ में आ गया कि ये कंपनी का क्या चक्कर है। इन्होंने क्या किया कि 1785 में जितने भी एक्सपोर्ट है यहां से, जो बाहर की तरफ निर्यात हो रहा है, क्या क्या निर्यात होता था, चंदन यानी कि सैंडलवुड, चंदन, पेपर मैंने आपको बताया कि काली मिर्च, कार्डमम हो गया। तो ये जब सारी चीजें हैं, इसको इन्होंने अपने पोर्ट, जो भी इनका किंगडम था, उसके जितने भी पोर्ट्स हैं, यानी कि जो पोर्ट क्या होता है, जहां पर शिप आके रुकते हैं, वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा था, निर्यात हो रहा था, इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, यहां से कोई इन चीजों का एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसके अलावा टीपू सुल्तान साहब ने एक काम और काम किया, यहां पर जो लोकल ट्रेडर्स थे, जो इनके साथ ट्रेड किया करते थे, उनको भी बिल्कुल कह दिया, आप अंग्रेजों के साथ या कहे कंपनी के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो फ्रेंच है उनके साथ अपनी अच्छी दोस्ती बढ़ाई, और इन्हीं फ्रेंच ने इनकी जो आर्मी है उसको और स्ट्रांग कर दिया। तभी तो ये लोहा ले सके कंपनी से, तभी तो ये अंग्रेजों से लोहा ले सके, इसलिए इतना बड़ा नाम है। अब इन्होंने एक काम तो कर दिया कि भाई, इन्होंने फ्रेंच के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाए और अपनी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज कर दिया, मतलब उस लेवल का बना दिया कि भाई अब हम अंग्रेजों के साथ टिक सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश हो गए फ्यूरियस, इसमें क्लियर बताया गया है, ब्रिटिश हो गए गुस्सा। उन्होंने कहा ये ना हैदर अली और ये बाद में जो टीपू आ गए, ये एक तो हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है, एरोगेंट है, मतलब बदतमीज है, और एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा इनकी सोच है, चलो इनके पर कुतर दिए जाए, ऐसा इन्होंने सोचा। इन्होंने 4 लड़ाइयां लड़ी, यानी कि जो हमारे मैसूर रूलर है, मैं दोनों का नाम लूंगा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके बीच में 3 लड़ाइयां हुई। कौन कौन सी लड़ाइयां हुई, पहली हुई 1767 से लेकर 69, दूसरी हुई आपकी 1780 से लेकर 1780 से लेकर 84 तक, तीसरी हुई 1790 से लेकर 92 तक, और चौथी लड़ाई हुई 1799 में। बस ये जो लड़ाई थी ना, लास्ट बैटल, ये लड़ाई थी बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। क्या बोला मैंने, बैटल ऑफ, इसको देखिएगा, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम बोले, श्रीरंगपट्टनम पटम बोले, इस यहां की लड़ाई थी, क्योंकि बेसिकली ये इनकी राजधानी थी, किसकी, टीपू की ये राजधानी थी, कैपिटल थी, इस पे इसकी लड़ाई थी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये टीपू सुल्तान को मार दिया गया। ये अपने कैपिटल को बचाते बचाते इन्होंने अपनी जान दे दी, प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, और उसके बाद, इससे पहले जो मैसूर था, टीपू, हैदर अली और टीपू सुल्तान के पहले इस मैसूर इलाके पे वोडियार्स इनका राज था। ये इस राजवंश का राज था। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि टीपू सुल्तान को तो मार दिया इन्होंने, फिर टीपू सुल्तान की जगह इन्होंने वोडियार्स को बना दिया। कंपनी ने कहा कि वोडियार्स को यहां का वो बना दिया, रूलर बना दिया, और साथ में जो मैंने कहा सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, ये इनके ऊपर थोप दी कि भाई ऐसा है, अब आप हमें पैसे देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे। तो जैसे वहां पर हुआ था जो मैं पिछला बताया, वो इनके ऊपर भी इन्होंने लाद दी। अब बहुत सारी चीजें हुई यहां पर, आप देखिएगा, बड़ा एक दुख की बात, मैं 2-4 चीजें आपको बताऊंगा। यहां पर क्या हुआ कि ये जो कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये टीपू सुल्तान के बच्चों को इन्होंने बंधक बना लिया है। क्या हुआ था कि कंपनी की हैदर अली और टीपू से बहुत लड़ाई हुई, जो मैंने आपको यहां बताया। लेकिन 1792 में एक पूरी फोर्सेस, अब आप देखिए इसमें हिंदुस्तानी भी है, यानी मराठा, हैदराबाद के निजाम और कंपनी, इन तीनों ने जब मिलके हमला किया टीपू पे, तो इनके साथ टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर और ये तीनों के बीच में एक संधि हुई।
संधि हुई, संधि क्या थी? ट्रीटी। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अगर आपको बचना है तो आपको बच्चे हमें बंधक देने होंगे। तो बेचारे ये बच्चे, इनको बंधक बना लिया गया। देखिए ऐसा भी कुछ हुआ है। एक और आपको कहानी बताता हूं यहाँ की। ये कहानी ले जाने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। ये जो है टीपू का एक मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल क्यों है क्योंकि बताऊंगा अभी मैं आप क्या है। टीपू के पास था, ये बहुत बड़ा सा एक खिलौना है, और इसमें जो टाइगर है, ये टाइगर एक यूरोपीय सोल्जर को उसके ऊपर है। ये जो हैंडल, इसको अगर टर्न किया जाएगा ना, तो हैंडल को टर्न करेंगे तो ये टाइगर जो है, ये बाघ चिल्लाता है, रोर करता है, और सोल्जर जो है थोड़ा सा कसमसाता है, जैसे अगर कोई शेर आ जाए तो कैसे आप आवाज करोगे, उस तरीके से। ये जो खिलौना है, ये आज जो विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम है लंदन में, वहां पर है। जब टीपू सुल्तान की मौत हुई, उनकी कैपिटल सेरिंगापट्टनम में, 4 मई 1799 की बात है, तब उसके बाद ये जो ब्रिटिश है, ये खिलौना लेके चले गए। ओके, अब एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। पहले ये बता दूं कि ये बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम यहाँ जो हो रही है, अब ब्रिटिश देखिएगा, ये इलाका आपका जो है, ये इसी जगह पे लड़ाइयाँ हुई हैं ये, और फ्रेंच यहाँ रहा करते थे। मैंने जैसे बताया, फ्रेंच के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो खैर मैंने आपको बता दिया। एक कहानी में बताता हूँ। अब आप देखेंगे कि इनको शेर मैसूर क्यों कहा जाता है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सच्चाई है या कहानी है, जो भी है, एक लेजेंड फेमस है उनकी, फोल्क फेयर कह सकते हैं, कथा, जातक कथा वगैरह, वो फेमस है। वो ये हुआ कि जब टीपू सुल्तान 1782 में, जब ये रूलर बने, 1750 में पैदा हुए थे, लेकिन ये 1782 में रूलर बने अपने पिताजी हैदर अली के बाद। ये जब शिकार पे गए, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो वहां वो एक अपने फ्रेंच दोस्त के साथ गए थे। यहां पर इनको मिल गया एक शेर, टाइगर। ठीक है, वैसे तो बाघ है, लेकिन अगर आप हिंदी संस्करण देखें तो वहां शेर कहा गया, इसलिए इनको शेर मैसूर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको बाघे मैसूर नहीं कहा जाता, इनको शेर मैसूर कहा जाता है, इसलिए मैं इसको शेर कह रहा हूं, लेकिन आपको दिख या टाइगर ही रहा है। ठीक है, शेर मैसूर है। तो टाइगर इनके सामने आ गया। ये हुआ ये कि इनकी जो बंदूक है, इनकी जो पिस्टल है, वो काम करना बंद कर दी, और इनका जो डैगर है, डैगर मतलब होता है कटार, बड़े चाकू जैसी होती है, वो गिर गई। अब क्या करें, ये तो सामने है। तो इन्होंने इनके साथ लड़ाई लड़ी, मतलब टाइगर और इनके बीच में लड़ाई हुई, और किसी तरीके से इन्होंने वो डैगर उठाया अपना, कटार, और उसके बाद इसको मार दिया, मतलब टाइगर को मार दिया। इसीलिए इनको कहा जाता है शेर मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर, ये अंग्रेजी में टाइगर ऑफ मैसूर कहेंगे, और हिंदी में इसको कहते हैं शेर मैसूर। तो थोड़ा समझिएगा, शेर अलग होता है, लायन होता है, टाइगर बाघ होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ध्यान रखिएगा। हिंदी में वो शेर मैसूर कहा जाता है उनको, लेकिन ये टाइगर है। यहाँ टाइगर से लड़ रहे हैं, और ये भी आप जो देख रहे हैं टाइगर ही है, शेर नहीं है यहाँ पर कहीं भी। अच्छा, अब ये हुआ वॉर विथ मराठास। अब मैंने जैसे बताया कि भाई ये अब तो ये एनेक्सेशन कर ही रहे थे, ये इलाके अपने कंट्रोल में ले ही रहे थे। कौन? कंपनी। तो यहाँ मराठी की भी बात कर लेते हैं। मैं जो नाम लेने वाला हूं उनको जरा ध्यान से देखिएगा। ये है मराठा एम्पायर। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं 1760 का मराठा एम्पायर। इसमें सारा आ जाता है, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, पुणे तो था ही, ये नागपुर हो गया, ये सारे इलाके आपके अभी नजर में आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो मैं जा रहा हूं लेट 18 सेंचुरी, यानी कि आप 1780 के आगे की बात समझ लीजिए। ये जो कंपनी का अब ये हो गया तर्क कि भाई अब तो मराठा आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि मराठा आगे बढ़ के पुणे से लेकर वहां तक पानीपत जाके वो लड़ गए थे, है ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो अलग बात है, अफगान से हार गए थे। तो हुआ ये कि मराठा का पावर तो देख ही रहे थे वो। और 1761 की अगर मैं बात बताऊं, 1761 की बात बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाता हूं मैं, 60 के करीब कर देता हूं। 1761 में यहां पर बड़ी फेमस एक लड़ाई हुई अफगान और मराठास के बीच में, क्योंकि मराठा बहुत आगे जा रहे थे और कई जगहों पे कब्जा कर रहे थे। तो कई हिंदुस्तानी प्रांत भी मराठा के सपोर्ट में नहीं थे, तो इन्होंने इसका साथ दिया, इनका अमीर शाह अब्दाली का, और मराठा हार गए 1761 में। तो उसके बाद जो मराठा का या मराठाओं का जो दिल्ली पे आधिपत्य करने का या कंट्रोल करने का जो इनका सपना था, वो तो टूट गया, शैटर्ड, वो तो टूट गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मराठा साम्राज्य है, ये डिवाइड हो गया बहुत अलग अलग पार्ट में। ठीक, जैसे अलग अलग डायनेस्टीज में डिवाइड हो गया, सरदार में डिवाइड हो गया।
जैसे आपका सिंधिया हो गया, होलकर हो गए, गायकवाड़ हो गए, भोसले हो गए आपके नागपुर के। तो ये सिंधिया हो गया जो आप ग्वालियर में बता रहा था आपको। इसी तरीके से होलकर, ये आप इधर इस जगह पे आ जाइए, थोड़ा इंदौर वगैरह पे जगह पे आ जाइए। तो ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले इस बात में डिवाइड होगा, लेकिन ये अभी भी अलग अलग नहीं थे। ये सारे के सारे किससे गवर्न होते थे? ये होते थे गवर्न पेशवा से। और पेशवा आपको याद है, पेशवा कौन थे? जो सर्वोच्च मिनिस्टर थे, प्रिंसिपल मिनिस्टर थे। किसके राज से शुरू हुआ था ये? शिवाजी के राज्य से। तो जो सर्वोच्च लीडर थे वो बैठते थे पुणे में, पुणे उनकी राजधानी भी थी। तो एक तरीके से पेशवा जो पुणे में बैठते थे, प्रिंसिपल आपके जो सबसे बड़े उनके मिनिस्टर हुए, उन सब के अंडर में ये सारे आते थे। कौन कौन से हो गए? सिंधिया, आपका गायकवाड़, होलकर और आपका भोसले हो गए। तो इनकी एक कन्फेडरेसी थी। कन्फेडरेसी का मतलब होता है अलायंस। जैसे मैंने आपको बताया ना, अफगान के साथ बहुत सारे लोग मिलके लड़ाई लड़ रहे थे मराठा से, तो इन्होंने एक अलायंस बनाया था। इसी तरीके से एक मराठाओं का एक अलायंस था, कन्फेडरेसी कहते हैं इसको, अलायंस। साथ में ये मिलके रह रहे थे, मतलब जो भी करते थे साथ में था इनका, इनके अंडर में थे, पेशवा के अंडर में। अब हुआ ये कि इतने पावरफुल और अच्छे खासे ये थे, जिसमें मैं 2 नाम लूंगा। ये आप देख रहे हैं, महादजी सिंधिया है, महादजी सिंधिया, और ये साहब है नाना फडणीस। नाना फडणीस ये बहुत जबरदस्त सोल्जर रहे, लड़ाके रहे, और साथ में स्टेट्समैन भी रहे, यानी कि राजनीतिज्ञ भी रहे, ये दोनों के दोनों। अब मराठा के साथ, मतलब एंग्लो मराठा वॉर, मराठाओं के साथ भी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। किसने? कंपनी ने। ठीक है, सीरीज ऑफ वॉर, और उसके बाद सबड्यू किया, मतलब अल्टीमेटली इनको हरा दिया गया। कैसे? जो पहला वॉर था, फर्स्ट वॉर जो हुआ था, वो हुआ 1782 में, उसका खात्मा हुआ और कोई जीता नहीं इसमें। इसमें एक ट्रीटी ऑफ सलबल हुई, ट्रीटी ऑफ सलबल, कोई इसमें जीता नहीं। जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, वो हुआ 1803 से लेकर 5 तक। ये अलग अलग फ्रंट में लड़ा गया। और इसके बाद क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे, उनको ओडिशा और बहुत सारा जो इलाका है, आगरा और दिल्ली, मतलब आप समझ लीजिए बहुत सारा नॉर्थ, यमुना का जो नॉर्थ पार्ट है, ये यमुना होगी यहां पर, इसका नॉर्थ पार्ट क्या हुआ? ये तो दिल्ली आगरा का टेरिटरी मिल गई। ये दूसरे वॉर पे हुआ। फाइनली जो तीसरा वॉर हुआ, एंग्लो मराठा वॉर, 1817 से लेकर 19 तक, इसमें तो इनको मराठाओं को कुचल दिया गया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को कुचल दिया। ऐसा इसमें क्रश लिखा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। पेशवा को क्या किया गया? यहां से उठाया गया और उनसे कहा ऐसा है, आप जाओ कानपुर। तो कानपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है बिठूर। क्या जगह है? बिठूर। वहां इनको पेंशन पे भेज दिया गया कि ऐसा है, आप उठिए, जाइए बिठूर पे जाइए। ठीक, तो बिठूर पे चले गए, और उसके बाद जितना भी कंट्रोल था, कंप्लीट कंट्रोल, कंपनी ने पूरा कंट्रोल कर लिया। जितना भी विंध्याचल के नीचे का इलाका, मतलब साउथ का, वो भी इनके कब्जे में आ गया। इस तरीके से मराठा का इन्होंने खात्मा किया। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, अब मराठाओं को कुचल दिया इन्होंने, टिप्पू सुल्तान को खत्म कर दिया। बात आती है द क्लेम टू पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब होता है कि सर्वोच्च, हम सबसे ऊपर है। तो शुरुआती 19वीं सेंचुरी की बात मैं आपको बताता हूं। 19वीं सेंचुरी मतलब है 1800 से ऊपर। यहां पर कंपनी ने, पहले तो वो नहीं चाह रहे थे कि भाई हम ट्रेड के अलावा कुछ करें, फिर उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा, फिर उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी, मतलब मिलिट्री अटैक शुरू किया। तो अब ये था कि इन्होंने ये जो अपनी एग्रेसिव, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जो उनकी नीति थी अपने टेरिटरी को बढ़ाने की, ये इन्होंने अपनाई। यहाँ पर एक साहब दिख रहे हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखिए। इनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये साहब हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये जो गवर्नर जनरल रहे हिंदुस्तान में 1813 से लेकर 1823 तक। तो ये साहब एक नई पॉलिसी लेके आए, नई नीति लेके आए, उसे कहते हैं सर्वोच्चता, यानी पैरामाउंसी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पैरामाउंसी मैं बता रहा हूं, इसका मतलब होता है सर्वोच्चता, मतलब वी आर टॉप, वी आर इलीट, हम सबसे ऊपर हैं। इसका मतलब ये था कि भाई हम सबसे ऊपर हैं, और अगर मतलब हम किससे ऊपर हैं? हम सारे इंडियन स्टेट से ऊपर हैं। वी आर टॉप ऑफ द चेन, हम सबसे ऊपर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कंपनी की, या इसी कर देता हूं,
अगर कंपनी के इंटरेस्ट या ये कहे कि अगर हमारे कंपनी के ट्रेड या आगे बढ़ाने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी स्टेट कुछ गड़बड़ करता है, तो हम इसको एनेक्स करेंगे। एनेक्स करेंगे मतलब हम इसको अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लेंगे, इस पे अटैक करेंगे और इसको अपने पास ले लेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे इंटरेस्ट में हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई दखल आया तो फिर हम इस स्टेट को लेने में भी गुरेज नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बाहरी शक्ति जब ऐसा कर रही होती है तो हजारों की जनसंख्या, लाखों की जनसंख्या ऐसे ही चुप बैठ जाती है? नहीं, इनका जो ये सर्वोच्चता की नीति थी वो अनचैलेंज नहीं गई, यानी कि लोगों ने उस पर सवाल नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ऐसा नहीं हुआ। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इन महिलाओं को देखेंगे और ये सर भी आएंगे अभी, लेकिन पहले महिला जी को देखिए। इनका नाम है रानी चन्नम्मा, RC से लिख रहा हूं, इनका नाम है रानी चन्नम्मा। ये थी कित्तूर की, कहां की? कित्तूर की। आज कहां है? ये कर्नाटका में है। कर्नाटका की रानी कह लीजिए क्योंकि रानी नाम ही है इनका। तो रानी चन्नम्मा कित्तूर की, जो आजकल कर्नाटका में है, इन्होंने हथियार उठाए। किसके खिलाफ? इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ। किन्होंने? रानी चन्नम्मा ने। ठीक है जी। लेकिन इनको 1800, इनके बारे में बता रहा हूं, 1824 में इनको पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया और 1829 में रानी चन्नम्मा का देहांत हो जाता है। लेकिन उसके बाद इन साहब को देखेगा, इनका नाम है रायन्ना। क्या नाम है इनका? रायन्ना। ये जो थे ये बहुत ही गरीब चौकीदार थे। सांगोली, कित्तूर की बात कर रहा हूं, कित्तूर में ही है सांगोली। वहां के बहुत पुअर, मतलब गरीब चौकीदार थे। ठीक है। इन्होंने जो रेजिस्टेंस है जो रानी चन्नम्मा ने क्रिएट किया, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। किन्होंने? इन साहब ने। क्या नाम है इनका? रायन्ना। ठीक है। और इन्होंने क्या क्या किया? इनके पास सपोर्ट बहुत जबरदस्त था क्योंकि रानी चन्नम्मा ने शुरुआत की थी। रायन्ना भी इसके खिलाफ थे क्योंकि गरीब थे और बिल्कुल सामने आ गए थे, तो लोग इनके पीछे हो लिए। इन्होंने जो ब्रिटिश कैंप है उनको एक तो डिस्ट्रॉय किया या खत्म किया। इसके अलावा जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश तो रिकॉर्ड रखना पसंद करते थे, दस्तावेज रखना पसंद करते थे, ये इन्होंने सब खत्म किए और बहुत बढ़िया काम किया। इनको रेजिस्ट करने का काम किया कि भाई तुम बाहरी शक्ति हो, तुम्हारा ऐसा कैसा पैरामाउंसी है भाई, बाहर से आए हो और हमें बता रहे हो कि सबसे सर्वोच्च और हम सब गरीब हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी भी हमारा जमीन हथिया सकते हो, हमें मार सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होता है। तो 1830 की बात बता रहा हूँ, इन्हीं की बात बता रहा हूँ। 1830, जस्ट एक साल बाद जब रानी चन्नम्मा का देहांत हुआ, 1830 में रायन्ना को पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दी गई, गले से लटका दिया गया, हैंग टिल डेथ। एक और चीज हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान से रिलेटेड नहीं थी, ये बाहर से रिलेटेड थी। कैसे? 1830 की बात ही हम कर रहे हैं जब रायन्ना और रानी चन्नम्मा की हम बात कर रहे थे। हुआ ये कि जो रशिया है ये सुपर पावर बन के आया। रशिया जो है हर जगह अपनी, रूस जिसे हम कहते हैं, और उस समय वो अनडिवाइडेड था, आज का रशिया नहीं। आप सोचिए इतने सारे उनके साथ जो आज अलग अलग देश हैं वो सब थे। तो रशिया क्या कर रहा था, ये अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था, ये सुपर पावर था उस जमाने, बनने की कोशिश कर रहा था या बन रहा था। तो हो ये रहा था कि वो इस इलाके में, अगर मैं इसका ऐसे बताऊं, अगर रशिया यहाँ है तो इस तरफ के इलाकों को एनेक्स कर रहा था या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो अब यहाँ पर आई ब्रिटिशर्स की थोड़ी सी हालात खराब हुई। उन्होंने सोचा यार ऐसा अगर ये रशिया जो है ये हमारे इलाके में आ गया जिसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि दे वांटेड टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्ट, मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि रशिया उस जगह पे आ जाए, इंडिया जो उसका रशिया का नॉर्थ वेस्ट पड़ता था, यानी कि जो इलाका अब इनके पास है वो इनके पास ना चला जाए। तो इसके कारण क्या किया, ये है अफगानिस्तान। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने पहले ये जगह सिक्योर करने के लिए, ये जो इलाका है ये पूरा इलाका सिक्योर करने के लिए पहले तो अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल लिया। यानी पहले तो लड़ाई हुई, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। कब? क्यों? अफगानिस्तान से लड़ाई बहुत बड़ी लंबी चली, 1838 से लेकर ये 1842 तक चली यहाँ लड़ाई। और उसके बाद ये डायरेक्ट नहीं गए, लेकिन अफगानिस्तान पे इनका कंट्रोल हो गया, मतलब कंट्रोल तो करने लगे ये, किसको? अफगानिस्तान को। ठीक। उसके बाद ये पहुंचे सिंध यहाँ है। ठीक है। ये सिंध पहुंचे और सिंध को इन्होंने 1843 में ले लिया अपने कब्जे में। फिर ये पहुंचे पंजाब, ये है ना पंजाब, ये है बेसिकली पंजाब, ये इलाका पंजाब है।
इधर पे आ जाइए, अफगानिस्तान यहाँ पर है, सिंध यहाँ हो गया और उसके नीचे ये है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ इनको। अब पंजाब में भी आए, तो जैसे यहाँ हुआ था, जैसे यहाँ हुआ था वैसे पंजाब को भी कंट्रोल करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पंजाबी अलग अलग मिट्टी के होते हैं साहब, पंजाबी ज़बरदस्त लोग होते हैं। यहाँ पर थे महाराणा रंजीत सिंह। कौन साहब थे? महाराणा रंजीत सिंह। इन्होंने कहा ओ हो नो नो, ये जो तुमने किया है, मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ। इन्होंने ज़बरदस्त इनको टक्कर दी। किनको? कंपनी को टक्कर दी महाराणा रंजीत सिंह ने और पंजाबियों ने, यानी कि सरदारों ने, सिखों ने। लेकिन फिर क्या कहते हैं ना, इनकी पावर इतनी ज़्यादा थी इन लोगों की कि थोड़ा ठहर नहीं पाए बेचारे। और एक दूसरी चीज़ ये हो गई कि 1839 में इनकी मृत्यु भी हो गई। जब एक ज़बरदस्त सरदार या आपका लीडर जब उसका देहांत हो जाता है, तब थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो फाइनली 1849 में, मतलब देखिए 6 साल बाद, 42 में इन्होंने अफगानिस्तान लिया, जस्ट 1 साल बाद सिंध ले लिया, और उसके जस्ट 1 साल बाद या उसी समय लेना चाहिए ना पंजाब को, लेकिन 6 साल बाद पंजाब इनको मिला, पंजाब इन्होंने कैप्चर किया। क्लियर हो गया? ओके। अब मैं आपको एक नई ट्रीटी की बात कर रहा हूं। इन लॉर्ड डलहौजी का नाम सुनिएगा। लॉर्ड डलहौजी साहब जो थे, पहली चीज क्या हो रही थी? पहली चीज तो एनेक्सेशन का मतलब ये होता है अधिग्रहण, आक्रमण, उस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेना। तो जो वेव होती है ना, जब वो किनारे पे आती है, तो इसे हम कहते हैं फाइनल वेव। ये फाइनल वेव इसे कहते हैं। तो ये सब चल ही रहा था कि भाई हमको जगह अधिग्रहण करनी है, सारे इलाके अपने पास मिला लेने। तो यहां पर आए लॉर्ड डलहौजी साहब। अब ये जो लॉर्ड डलहौजी साहब थे, ये जो है, देखिए मैं सबकी इज्जत करता हूं, इसलिए औरंगजेब को भी साहब कहता हूं, डलहौजी को भी साहब कहता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं इसलिए कह रहा हूं। ये हिस्ट्री है, तो कई लोग बोलते हैं कि भाई आप इनको साहब कैसे कह सकते हो। अरे ये हिस्ट्री है यार, इसमें क्या करना है ना? कोई खराब था तो खराब था, हम अपनी इज्जत क्यों खराब करें? हम सबको साहब कहेंगे, सबको इज्जत देंगे, ठीक है? तो ऐसे कमेंट नहीं करना मुझे। तो ये लॉर्ड डलहौजी साहब जो है, ये अपने गवर्नर जनरल रहे और 1848 से लेकर 1856 तक रहे, ठीक है? अब ये साहब एक पॉलिसी लेके आ गए, एक नीति लेके आ गए, उसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हिंदी में बताऊंगा, इसका नाम है विलय नीति। विलय नीति, ठीक है जी? पता नहीं, मुझे ये हिंदी का ज्यादा अच्छा लिख नहीं पाता हूं, तो ये विलय नीति तो समझ गए ना आप। ये थी, इसमें ये था कि अगर कोई इंडियन रूलर है, कोई ऐसा सरदार है, कोई ऐसा राजा है जिसका बच्चा नहीं होता, जिसका बेटा नहीं है, ताकि इस किंगडम का वो दूसरा राजा बन सके, मतलब उसका जो बेसिकली इसको प्रिंस, राजकुमार नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है? उस इलाकों को एनेक्स कर सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है, क्योंकि तुम्हारा तो बच्चा ही नहीं है, कौन राज करेगा? हम कर लेते हैं। ऐसा ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है जी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो यूज करके पहले तो इन्होंने सतारा लिया 1848 में, ध्यान रखिएगा एक एक नाम पढ़ रहा हूं मैं। संबलपुर लिया 1850 में, उदयपुर लिया 1852 में, ये 50 में, ये 52 में, नागपुर लिया 1853 में, और फाइनली रानी झांसी का जबरदस्त नाम सुना है आपने कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो भी उन्होंने 1854 में ले लिया, ठीक है? यहां तक तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लिया। लेकिन 1856 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये अवध, ये जो इलाका है ना, लखनऊ और आसपास का ये जो इलाका है, ये अवध भी ले लिया अपने पास। लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया, क्योंकि जिस जगह पे, जो जगह पे, यहां तो ये कह रहे थे कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं है तो हम ले लेते, यहां कुछ अलग ही कहा इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो अवध है ना, इस पे जो राजा है या फिर नवाब है, अवध के नवाब हुआ करते थे उस जमाने में, अवध के नवाब जो है ये खराब है, यानी कि ये अच्छा गवर्नेंस नहीं करते हैं, प्रशासन इनका अच्छा नहीं है, मिस गवर्नेंट है और मिस गवर्नमेंट करते हैं। तो हम जो है यहाँ के, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, ऑब्लाइज्ड बाय द ड्यूटी, यानी कि हमारी ड्यूटी है कि भाई हम आपको इन सब लोगों के चुंगल से छुड़ाएं। ये जो गलत काम कर रहे हैं, ये अच्छा गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं, आपको भूखमरी के कगार पे ला दिया है। हम चाहते हैं कि हम आपको इस मिस गवर्नेंस से, या जो एक तरीके से मिस प्रशासन है, उससे हम निकालेंगे आपको, ठीक? ये करके इन्होंने अवध के नवाब को हटा दिया, जबकि वो बच्चे का तो प्रॉब्लम ही नहीं था यहाँ पे। अब ये अवध के नवाब थे, इनको यहाँ के लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। इसमें क्लियर बताया गया है कि जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया इनको, मतलब नवाब को हटाया गया ह्यूमिलिएट करके, बेइज्जती करके, और ये कह गया कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो पीपल ऑफ अवध, मतलब लोग इतना प्यार करते थे कि जब अवध वाले को हटाया गया, नवाब को हटाया गया, तो ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ,
उसमें अवध के लोग शामिल हो गए। केवल इस कारण से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण। एक चित्र दिखाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से, यहीं से दिखाता हूं क्योंकि बड़ा करूंगा तो एक एक दिखाई देगा। देखें यहां पर ये जो पीला पीला दिख रहा है, यहां पर केवल अंग्रेज थे, ब्रिटिश रूल। फिर ये पीला पीला कितनी जगह बढ़ गया, और फाइनली पीला पीला कितना बढ़ गया, और जब एक समय आया कि हर जगह पीला 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 हो गया, यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल में पूरा का पूरा हमारा हिंदुस्तान, या कहें हिंदुस्तान तो नहीं कहूंगा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी था, ये बांग्लादेश भी था, सब यहीं पे था। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब यह है कि प्रशासन, अब जब आप पूरा एरिया कंट्रोल कर लेंगे, इतना बड़ा एरिया कंट्रोल कर लेंगे, मुगल साम्राज्य ने भी कैसे जमींदारी व्यवस्था और कितने तरह की उन्होंने व्यवस्था लाई थी, है ना, इतनी सारी व्यवस्थाएं करके उन्होंने इतना बड़ा कंट्रोल किया। अब इनको भी ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, मगर उसके कैसे कैसे काम चलेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग की बात मैं बता रहा हूँ। ये साहब देखिए, पहले गवर्नर जनरल हुए हिंदुस्तान के 1773 से लेकर 1785। ये साहब है कौन, वॉरेन हेस्टिंग, राइट। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग साहब है, इनके समय में कंपनी के पास बंगाल की पावर तो आ गई थी, ठीक है। बंगाल के अलावा इनके पास पावर आ गई थी मद्रास की भी, जो आज का चेन्नई है, और बॉम्बे जो आज का मुंबई है। ओके, इसका मतलब यह है कि जो पूरी ब्रिटिश टेरिटरीज है उसको ब्रॉडली डिवाइड इन्होंने किया था प्रेसिडेंसीज में, मतलब बड़े बड़े भाग को डिवाइड किया था प्रेसिडेंसीज में। उस जमाने में 3 प्रेसिडेंसी थी, एक आपकी बंगाल की हो गई, एक मद्रास की हो गई, एक मुंबई की हो गई, ठीक। ये 3 इनके पास प्रेसिडेंसीज थी, तो पीएस कर देता हूं प्रेसिडेंसीज के लिए। ये प्रेसिडेंसीज थी, और ये 3 प्रेसिडेंसी थी, मतलब हर एक का एक गवर्नर होता था। इसका एक गवर्नर होगा, इसका एक गवर्नर होगा, इसका एक गवर्नर होगा। ओके, ये सब गवर्नर हो गए, और इन सब का जो सबसे सुप्रीम, मतलब इन गवर्नर जनरल, इस गवर्नर के ऊपर होगा एक गवर्नर जनरल, इनका जो नेता होगा, या फिर इनके ऊपर होगा गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल कौन थे, जो सुप्रीम हेड है, सबसे बड़े हेड, वो थे वॉरेन हेस्टिंग साहब। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, इन्होंने थोड़ा अच्छे काम भी किए, इन्होंने काफी रिफॉर्म्स लाए, मतलब काफी परिवर्तन किए। स्पेसिफिकली इन्होंने ना जस्टिस, यानी कि जो न्याय व्यवस्था है, जस्टिस, उसमें काफी परिवर्तन लेके आए। ये कैसे परिवर्तन ले आए, पहली चीज तो ये है कि 1772 एक न्याय व्यवस्था ये लेके आए। हर एक डिस्ट्रिक्ट, जो भी जिला था, मतलब हर एक, जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट थे, 2 कोर्ट बना दिए इन्होंने, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक बना दिया इन्होंने जिसको हम फौजदारी अदालत कहते हैं। फौजदारी जो होता है FC के नाम से याद रखिएगा, फौजदारी मतलब क्रिमिनल। और ये दूसरा जो बनाया इन्होंने, वो बनाया, एक तो क्रिमिनल कोर्ट बता दिया मैंने आपको, एक था सिविल कोर्ट। ये जो सिविल कोर्ट है, इसमें आप याद रखिए दीवानी के नाम से याद रखिए, ठीक। ये जो क्रिमिनल कोर्ट है और ये दीवानी कोर्ट, देखिए क्रिमिनल कोर्ट का मतलब है जैसे खून वून किसी ने कर दिया तो क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी मुकदमा बन जाता है। सिविल कोर्ट मतलब अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई होगी, किसी ने किसी की जमीन हथिया ली, तो सिविल कोर्ट में आ जाता है। अब होता यह था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है, इसका एक इन्होंने हेड बना दिया, उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहा। ये था यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि हिंदुस्तानी नहीं था ये, या तो स्कॉटिश होगा या इंग्लिश होगा। तो ये जो लोग थे, जैसे लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर उस समय हिंदू मुसलमान तो बहुत ज़्यादा था, तो मुसलमानों के लिए मौलवी और हिंदुओं के लिए हिंदू पंडित। तो ये बताते थे इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और जो जज थे, क्योंकि इसके जज होंगे ना, उन जज को बताते थे कि भाई कैसे क्या करना है। इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ की बातें तो वो नहीं जानते थे, तो ये बताते थे मुस्लिम और हिंदू पंडित, बेसिकली ये जो धर्म का ज्ञान रखते थे। लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट थे, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्रिमिनल कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, वो अभी भी किनके अंडर में थी, वो काजी और मुफ्ती, काजी और मुफ्ती के अंडर थी। लेकिन फिर इसका भी सुपरविजन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही किया करता था, इस क्रिमिनल कोर्ट का। ओके, तो काजी कौन सा है, काजी का मतलब होता है जो न्यायाधीश है, जज, काजी। मुफ्ती ये है कि जो जिसको मुस्लिम या फिर कहें मुस्लिम कम्युनिटी का एक आदमी है जिसको पूरी जानकारी है, ज्यूरी कह सकते हैं उसको। एक तो जज होता है, जज के साथ बहुत सारे ज्यूरी होते हैं, तो मुफ्ती होते हैं जिनको बड़ा अच्छा ज्ञान होता है मुस्लिम का, और मुस्लिम न्यायविद होता है बेसिकली, इसको सब आइडिया होता है, तो वो जज को गाइड करता है। ओके, तो ये उस जमाने में चलता रहा। बेसिक चीज आपको ये जाननी है, पूरा इलाका जो इनका था उसको प्रेसिडेंसीज में बांटा था। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और ये आपका मद्रास।
और सबके एक गवर्नर थे और उन सबसे ऊपर गवर्नर जनरल थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोर्ट था और एक आपका सिविल कोर्ट था, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे ऊपर थे। बाकी ये जो है ये तो खैर बात की बात है, मतलब ये अलग चीज़ है। अब यहां पर क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब का इंपीचमेंट हुआ, महाअभियोग इन पे चला। इनको कहा कि यार तुमने ना बंगाल का ना मिस गवर्नेंस किया, अच्छे से प्रशासन नहीं चला पाए। फिर उसके बाद इनको 7 साल तक इनके ऊपर महाअभियोग चला, ठीक है। उसके बाद तो खैर ये बरी हो गए। इंपीचमेंट कहते हैं महाअभियोग कि भाई आप बहुत बड़े लेवल पे हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना हो तो महाअभियोग चलाना पड़ेगा। यहां पर एक साहब है, इनका नाम है NB हेलीहेड। इनका नाम मैं लाने वाला हूं, अभी देखिएगा जरा, इनका नाम अभी आएगा, ठीक है। इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, अभी अभी जस्ट इनका नाम आएगा, नैथ ब्रजी हेलीहेड। तो हुआ ये कि अभी आपको एक प्रॉब्लम समझ में आई ना। प्रॉब्लम ये था कि जो ब्राह्मण पंडित थे, ये इलाके में ब्राह्मण अलग है, जैसे गढ़वाली ब्राह्मण अलग होते हैं, इसी तरीके से आप यूपी के ब्राह्मण अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। वहाँ का इलाका अलग है, लोकल लॉज अलग है। बेसिकली जो धर्मशास्त्र में कहा गया है उस हिसाब से लोकल लॉज को जो 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 जगह के लॉ हैं उस हिसाब से हर एक पंडित जो है अलग तरीके से बताता था, मतलब यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब अगर किसी ने यहाँ पर चोरी की तो उसको अलग सजा मिल रही है, यहाँ पर चोरी की तो अलग सजा मिल रही है, क्योंकि जो धार्मिक पंडित है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से बताते थे। तो ये चीज़ इनको समझ में आ गई, यार ये तो गलत हो रहा है। तो 1775 में क्या किया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने 11 पंडितों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप कंपाइल करो, संकलन करो हिंदू लॉज का, जो क्योंकि हमारे देश में तो हिंदू ही सबसे ज़्यादा है, मुसलमान तो एक तरीके से 14% है, 1% 2% सिख है, शायद आधा % क्रिश्चियन होंगे, तो हिंदू ही हिंदू थे। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि हिंदू लॉज बनाना, भाई जो सबके लिए कॉमन हो, यहाँ भी वही चले, यहाँ भी वही चले। अब मैंने कहा था NB हेलीहेड का नाम आएगा, हेलहेड का। इन्होंने क्या किया, ये जो 11 पंडितों ने तो हिंदी में लिख दिया, अब अंग्रेजी में, क्योंकि यूरोपियन जज थे, मतलब जो जज है वो तो अंग्रेज है ना, उनके लिए अंग्रेजी में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उस बेनिफिट के लिए NB हेलहेड ने इस हिंदू लॉ को जो हिंदी में लिखा गया था उसको चेंज करके, मतलब उसको ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में, तो बड़ा फायदा हो गया। इसके अलावा एक रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, इसमें क्या किया, एक नए सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह तब बनाया गया था, ओके। इसके अलावा और भी बने, जैसे एक और कोर्ट ऑफ अपील जहां पर आप अपील कर सकते हैं, सदर निजामत अदालत, जैसे हमारा सेशन कोर्ट वगैरह होता है, मतलब लोकल लेवल पे आप उस वहां पर जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ध्यान रखिए कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा आदमी था वो था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम ये था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, नाम ही उसका कलेक्टर है, कलेक्ट करेगा रेवेन्यू, मतलब जो भी पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, चाहे वो गाड़ी से हो, घोड़े से हो, चाहे वो जमीन से हो, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को वो जमाएगा कि भाई कोई आपस में लड़ ना जाए, कोई दंगा ना हो जाए। और किसकी मदद लेता था लॉ एंड ऑर्डर के लिए? लॉ एंड ऑर्डर तो 0 लिखना चाहिए मुझे, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये किस किस की मदद लेता था? एक तो आपके दरोगा हो गए, ठीक है, दरोगा के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स हो गए, उसके ऊपर जज हो गए, न्यायाधीश, इन सब की मदद लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अपने क्षेत्र के एक तो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे, दूसरा ये आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। इसका मतलब ये जो इनका ऑफिस था, ये जो ऑफिस है जिसे हम कहते हैं कलेक्ट्रेट कहते थे, कलेक्ट्रेट, तो इसको लिख दूं क्या? इसको लिख देते हैं कलेक्ट्रेट। ये जो कलेक्ट्रेट है ये सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बन गया पावर का और पेट्रोनेज का। मतलब अगर किसी को पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, या किसी सत्ता के पास रहना चाहता था तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आसपास ही रहता था, और उसको पेट्रोनेज चाहिए था, मतलब संरक्षण चाहिए था। किसका? अगर बड़े आदमियों का, तो वो भी यहीं घुसने की कोशिश करता था। क्लियर हो गया? अब इसमें एक और चीज नई निकल के आती है, वो आप थोड़ा समझिएगा, इसको बहुत बेहतरीन है। इसमें है कंपनी की आर्मी। अब कंपनी की आर्मी से पहले आप सोचिए, जो कॉलोनियल रूल था, मतलब जब हम पे राज कर रहे थे, तो सारा मेनली जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, जो उनके पास पावर थी, जो उनके पास शक्ति थी, वो किस पे थी? वो सारी की सारी जो शक्ति थी वो थी किसके पास? और किसके कारण उनके पास शक्ति थी? वो थी पैदल, ये जो पैदल दिख रहे हैं ना, मतलब सोल्जर्स के कारण, ठीक है, सोल्जर, जो चलने वाले सोल्जर है ना, उनके कारण। अब मैं मुगल की तरफ ले जाता हूं आपको, पहले मुगल की तरफ ले जाता हूं। ये मुगल आर्मी की कैसे होती थी? मुगल आर्मी में आपको याद है जत ये सब होता था, मतलब जिसके पास जितने घुड़सवार है उतना उसकी हाई जात होती थी या जत होती थी। मतलब मुगल आर्मी में जो कैवेलरी थी, यानी घुड़सवार, ये मेन होते थे।
मतलब उनको ट्रेन किया जाता था, भाई घुड़सवारी कैसे करनी है, लड़ाई कैसी करनी है। यानी जो पैदल या कहें जो ये जो फुट सोल्जर है ना, एफएस कर रहा हूं इसको, वो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे मुगल साम्राज्य के लिए। ओके, लेकिन जो मुगल साम्राज्य की जो चीज थी वो थोड़ी यहां पर अलग हो गई, क्योंकि मुगल साम्राज्य को देखिए, एक तो इनके पास घुड़सवार थी, और उसके बाद अगर इनको चाहिए भी होते थे ये फुट सोल्जर अगर मुगल साम्राज्य को, तो जमींदार दे देते थे, है ना। इनके जो लोग थे जिनको इन्होंने जमींदारी दे रखी थी वो लोग दे देते थे, सरदार दे देते थे। तो इनको ये घुड़सवारों की ही मेन चीज ध्यान था इनका। फुट जो सोल्जर थे जो लड़ते थे जमीन पे चल के, उनसे ज्यादा मतलब वो जब जरूरत होती तो ले लेते थे। लेकिन यहां पर चेंज हो गया, जैसी ये कंपनी है ना ब्रिटिश रूल, यहां पर थोड़ा चेंज हुआ कि बेसिकली क्या हुआ कि जो मुगल के जो आगे वाले लोग थे, जैसे अवध आए मुगल के बाद, अवध और बनारस वाले जो थे वो क्या करने लगे, वो लोगों को जैसे खासतौर पे जो पीजेंट्स हैं यानी जो फार्मर्स हैं, उनको ये लोग रिक्रूट करने लगे, अवध के लोग और बनारस के लोग, कि भाई आपको हम प्रोफेशनल सोल्जर बनाएंगे, यानी कि अब आपको हम ट्रेन करेंगे और हम आपको फुट सोल्जर यानी कि हम अपनी सेना में रखेंगे। कौन? जो मुगल साम्राज्य के बाद जो आए अवध बनारस वाले जो नवाब आए, उन्होंने कहा ये। तो कंपनी ने बिल्कुल यही वाली, मुगल साम्राज्य वाली नहीं, मुगल साम्राज्य के बाद जो लोग आए उन्होंने जो लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया, खासतौर पे फार्मर को, तो जो कंपनी है उसने भी ये कहा कि ठीक है हम इसी तरीके की पद्धति अपनाएंगे, रिक्रूट करेंगे। तो उन्होंने इस तरीके से जो पीजेंट्स है, फार्मर है, इनको रिक्रूट किया। रिक्रूट मतलब होता है उनको एक तरीके से नौकरी दी, जॉब दिया। और जॉब कैसे दिया? सिपाही नाम से, कि भाई तुम सिपाही हो। तो जो सिपाही है ये सिपाही नाम से ही आया है, हिंदी में जो सिपाही है वही सिपाही है। तो इन्होंने अपनी आर्मी बनाई जिसको कहते थे वो सिपाही आर्मी। ठीक है जी, कौन सी आर्मी? सिपाही आर्मी। तो ये सिपाही से ही आया है, तो सिपाही आर्मी बनाई। उसके बाद क्या हुआ, जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है, जो भी लड़ाई करते थे, वॉर करते थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज केवल हिंदुस्तान में नहीं थे, वो बहुत जगह थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में उनकी कॉलोनीज दिखाई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि जो वॉरफेयर हो रहा था उसमें 1820 में जो घुड़सवारी है या कैवेलरी रिक्वायरमेंट जो है, घुड़सवारों की रिक्वायरमेंट एकदम कम हो गई। ठीक, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बर्मा में लड़ रहे थे, वो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, वो इजिप्ट यानी कि मिस्र में लड़ रहे थे, और वहां पर जो सोल्जर्स थे उनके पास एक मस्केट्स थे और मैचलॉक्स थे। तो मस्केट होता है, देखिए यहां पर क्लियर, हवा सवार तो समझ गया आप, घुड़सवारी जो करते थे। मस्केट मतलब ये होता है कि ये जो मोटी सी बड़ी सी एक बंदूक होती है, ये इसको चलने वाले जो पैदल सोल्जर होते हैं वो यूज करते हैं। ओके, और जहां पर ये मैचलॉक का मतलब होता है कि पहले क्या होता था, ऐसे बुलेट नहीं डाला करते थे, ऐसे बुलेट होती है ना, इस तरीके से नहीं डाला करते थे। पहले क्या करते थे कि इसमें बारूद ठूसा करते थे और यहां पर आग लगाते थे, मतलब इग्नाइटेड बाय मैच स्टिक से बकायदा उसको इग्नाइट करते थे, तब ये आगे बढ़ती थी, तब जाके लोगों को मतलब अपने दुश्मन को लगती थी जाके। तो यहां पर जो लड़ाई हो रही थी उसमें जिन लोगों के पास जो पैदल थे उनके पास मस्केट्स और मैचलॉक्स थे। तो जब अगर आपके पास एक बंदूक है तो घोड़े का क्या काम, आप घोड़े को गोली से मार दोगे, तो घुड़सवारों की तो वैल्यू कम हो गई ना। तो मैं अर्ली 19वीं सेंचुरी के बारे में बात कर रहा हूं, फिर से मैं 1800 की तरफ ले जा रहा हूं आपको। यहां पर क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे, यानी जो जिनको इन्होंने रिक्रूट किया, इन लोगों को, फार्मर्स को, इनको बकायदा यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी गई, ट्रेन किया गया और बकायदा डिसिप्लिन समझाया गया कि भाई इस तरीके से आप रहेंगे, ये काम करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कास्ट थे, क्रीड थे, कम्युनिटी थे, उसका ध्यान नहीं दिया गया। जैसे अगर एक हिंदू है उसको आपने गाय का गोश्त रख दिया सामने, तो आपकी हालत खराब कर देगा। एक मुसलमान है उसके सामने आपने उसका सुअर का, पिग का गोश्त रख दिया या उसकी कोई भी चीज ला दी, तो ये आपकी हालत खराब कर देगा, क्योंकि इनके धर्म में ये बैंड है। इनके लिए मतलब ये सुअर छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, और ये गाय का कटा हुआ तो मतलब आपकी जान ले लेंगे आपको। हिंदू आज भी देख रहे होंगे आप, कई लोगों को मारा जाता है गाय के नाम पे। तो ये जो फीलिंग है, ये लोग अब ये विदेश से आए हैं, इनको क्या पता कि भाई कहाँ से क्या होता है, ये इनको इतना तो आइडिया नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो है उसके कारण रिवोल्ट हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ। ये जो बंदूक होती है, ये जो मैंने आपको दिखाई, उसमें उन्होंने किसी ने बताया चर्बी है, सुअर की चर्बी है या गाय की चर्बी है, जो भी उन्होंने बताया, उसके कारण लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर हमने डिस्कस किया। यहाँ पर मैं कंक्लूड कर देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
वो एक ट्रेडिंग कंपनी से वो बन गई एक पावर, कॉलोनियल पावर बन गई। ठीक है, क्योंकि जो शिप थे पहले जो 6 से 8 महीना लगाया करते थे, अब जो भाप का इंजन आ गया जिसे हम कहते हैं स्टीम शिप, इसके कारण क्या हुआ कि मात्र बहुत कम वीक में, जो मैं 6 से 8 आपको बता रहा हूं, उससे बहुत कम समय, जैसे 3 वीक यानी 21 दिन, 21 डेज में ये लोग आ जाते थे वहां से, ब्रिटेन से यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग आने लगे, ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे, और फिर इसलिए उन्होंने इतना कंट्रोल किया। और मैं आपको बताऊं कि 63%, 1857 की बात बता रहा हूँ, 63% जो टेरिटरी है, जगह है, वो इनके कंट्रोल में थी, और 78% जो लोग हैं वो इनके पॉपुलेशन के कंट्रोल में थे। या ये कहें कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, चाहे आप डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, वर्चुअली इनके कंट्रोल में थी, किनके, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। ये स्लेव ट्रेड की बात बता रहा हूं साउथ अफ्रीका में, जो जब डच ट्रेडिंग, स्लेव ट्रेड का मतलब होता है, स्लेव होते हैं वो लोग जिनको आप अपना गुलाम बना लेते हैं। ठीक, तो जब डच ट्रेडिंग शिप्स जो है हॉलैंड के जब पहुंचे साउथ अफ्रीका, 17वीं सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूँ, 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई, मतलब 1600 के आगे आप मान लीजिए वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों को पकड़ा गया। देखिए कितनी बुरी हालत है, कितनी बुरी हालत इनको रखी जाती थी, और इनको कुछ खाना पीना नहीं दिया जाता था, बस काम कराया जाता था, और बुरी तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था। 1834 में जब ये स्लेव ट्रेड जब ख़त्म किया गया, तब भी करीबन 36,000 प्लस इतने लोग अभी भी जो अफ्रीका है वहाँ पर कौन थे, स्लेव थे। यानी कि वहाँ पर जब इसको ख़त्म किया जा रहा है तब भी इतने सारे लोगों के गुलाम थे। एक बड़ी शॉकिंग यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है कि एक माँ है और उसके बच्चे हैं और उसका पति है, और यहाँ पर कोई खरीदने आया है तो बच्चे को कोई और ले जा रहा है, और माँ देख रही है कि बच्चे को कोई और ले जा रहा है और माँ को कोई और ले जा रहा है। आप सोचिए कितनी हृदय विदारक सीन है कि बाप को कोई और ले जा रहा है, और फिर इनका जो ट्रीटमेंट होता है, जो इनके साथ व्यवहार होता है, वो तो आपके आंखों में आंसू ले आएगा। चलिए जनाब आली, अब ख़त्म करते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर था लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बाय बाय, टेक केयर।